जितना मेडावल मॉडर्न जो बचा सब खत्म। चलिए अब इसमें ध्यान दें, पिछला क्लास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप पढ़े थे, याद बात किए हैं? चलो रे तुम्हें शुरू करो। कोई नहीं बोलना। गांधी जी कहां और कब किए कांग्रेस की दस्ता? गांधी जी कहां और कब किए कांग्रेस की दस्ता? बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। कब किए? 1924। और पढ़, घर में खाली मत आए हुए हैं, बैठो। ये सब एकदम पूछे मतलब ध्यान से निकलना चाहिए। चलो तुम बताओ जल्दी से, स्वराज और पूर्ण स्वराज दोनों बताओ। स्वराज का मांग कब और कहां अध्यक्ष? पूर्ण स्वराज नहीं याद है, बस इतने पढ़ लिया तो तुम लोग समझता है कि बस बहुत हो गया। बैठो। स्वराज कब है? 1906। कहां? कलकत्ता। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर। 6 में अध्यक्ष कौन थे? 6 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी, और उधर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो तुम बोलो। महिला तीनों बोलो। महिला तीनों डेट के साथ बताओ। 17, 25, 33 एकदम रटो, इसमें रटता ही नहीं है एकदम। 17 में बोलो एनी बेसेंट। कहां? जगह बोलो। कलकत्ता। 25 कानपुर सरोजिनी नायडू। 33 हाँ नलिनी सेन कलकत्ता। बैठ जाइए। ये सब एकदम आपका क्लियर चाहिए। बोलो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला और दूसरा अध्यक्ष। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष, और उसके बाद फिर कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अरे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और पहला पट्टाभी सीता रमैया। बैठो। घर में दो मतलब घर में जितना चाहिए केयर सब लोग नहीं कर रहा एकदम ही सब। पिछला दिन जितना स्लो पढ़ा है तो इसका तात्पर्य एक ही था कि टोटल बात एकदम चाहिए था कि पूछे आंसर आज। उसके बाद ये सब खाली जो है लगता है यहाँ से गया और सोचा कि बस बहुत कृपा कर दिया, इतना देर पढ़े कम है। चलो रे समझे। अब सामाजिक धार्मिक में पिछले क्लास में समझाए थे कि हमारे समाज एंशिएंट पीरियड में अलग थे, मध्यकाल आते आते कई कुरीतियों से भर गए। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कई लोगों ने आवाज उठाया, जिसमें पहली आवाज देने वाले हमारे राजा राम मोहन राय थे। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता, नव भारत के प्रभात, भारतीय जागरण के अग्रदूत कहते और नव प्रभात के तारा कहते। तो ये सभी आपको पिछले क्लास में उतना ही तक लिखा है। अब इनके बारे में लेकिन पूरा समझाया था कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, और इन्हीं के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। फिर हम लोगों ने देखे कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देकर कहां भेजा? लंदन इंग्लैंड भेजा, लेकिन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद हम लोग देखे कि जब वो मर गए तब ये ब्रह्म समाज को मेन देखभाल करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को दिया, लेकिन केशव चंद्र सेन अपने थ्योरी लगाए और नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किए। ये नवीन ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। याद है सबको? तो इन बातों को पिछले क्लास समझे थे, लिख लीजिए और आज का क्लास यहां से आगे बढ़ाएंगे। चलिए लिखें, नीचे लिख दीजिए। राजा मोहन राय में ये सब तुमको लिखा चुके थे आपको। आधुनिक भारत नव जागरण सब लिखाया हुआ था ना। नीचे लिख दीजिए जन्म 1774 बंगाल। जन्म 1774 बंगाल। चलिए नीचे डैश तक लिखिए। 1815 में आत्मीय सभा का गठन। आत्मीय सभा का गठन। 1815 में आत्मीय सभा का गठन। नीचे स्टार लगा लिख दीजिए। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना। नीचे लिख दीजिए ब्रह्म समाज के सिद्धांत। कभी अच्छे लेवल का प्रश्न होगा तो डेट नहीं देके उनका प्रिंसिपल पूछेगा। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। सिद्धांत तो सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि ब्रह्म समाज क्या कह रहा है। ब्रह्म समाज का कहना है मूर्ति पूजा करो नहीं। ईश्वर एक है कि कई है? एक है। इस समय ब्रह्म समाज क्या कहेगा कि इसमें पढ़ाई कैसा होना चाहिए? संस्कृत वाला कि अंग्रेजी वाला? अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर है कि शिक्षा में भारतीयों का कल्याण सिर्फ एक शिक्षा से होगा। कौन से? ब्रिटिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, यानी मैकाले की शिक्षा नीति से सहमत है। तो इन बातों को लिख दीजिए नीचे। लिख दीजिए मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। नीचे डैश लिख दीजिए मूर्ति पूजा का विरोध। नीचे डैश लिखे सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा का विरोध। नीचे डैश देखिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। नीचे डैश देखिए बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध। बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध। विरोध। नीचे डैश देखिए बहु ईश्वरवाद का विरोध। बहु ईश्वरवाद का विरोध। बहु ईश्वरवाद का विरोध। बहु ईश्वरवाद का मतलब एक से अधिक ईश्वर है ना। तो एक से अधिक ईश्वर, एक ईश्वर मानेंगे तो एक ईश्वरवाद हो गया, बहुत सारे ईश्वर मानेंगे तो बहु ईश्वरवाद होगा। इनका मानना है ईश्वर कितने हैं? एक है, जिनको मूर्तियों में नहीं सोचो, वो निराकार है, उनकी कोई आकार नहीं है, और बहुत सारे जो ईश्वर देखते हैं वो बहु ईश्वरवाद समझा। बहु ईश्वरवाद का मतलब सीधा ठेठ में यही समझो कि भगवान एक ही है। एक व्यक्ति भगवान को बहुत मानता था और वो बेचारा पानी में डूब रहा था, और डूबते समय कहा बजरंगबली बचाइए, बजरंगबली बचाइए। फिर थोड़ा देर बाद फिर कहा दुर्गा माई बचाइए, दुर्गा माई बचाइए, लेकिन मर गया। ऊपर गया तो कहा कि बहुत अन्याय किया, हम इतने आपका नाम लिए, हम आस्तिक हैं, और आपका इतना नाम लिए तो हमको क्यों नहीं बचाए? तो ईश्वर ने एक ही चीज कहा कि तुम बोला बजरंगबली बचाइए तो हम तो आ ही रहे थे, लेकिन फिर तुम बोला दुर्गा माई बचाइए तो साड़ी पहने में थोड़ा लेट हो गया। इसी को कहते हैं एक ईश्वरवाद। भगवान एक ही है जो अलग अलग रूपों में दिखते हैं। बात समझ गया? बहु ईश्वरवाद। चलो नीचे स्टार लाके डैश लिख दो। अरे ये कहानी सुनाए तो एक ईश्वरवाद बहु ईश्वरवाद समझ में आ गया तुमको? नीचे स्टार लाके डैश लिखिए इनके प्रयास से 1829 में इनके प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अधिनियम 17 पारित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा अधिनियम 17 पारित किया गया। अधिनियम 17 पारित किया गया जिसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। उल्टा क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा? अधिनियम 17। ये कौन लगाए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने
मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया। नीचे टेस्ट के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन गए जहां इनकी मृत्यु हो गई। नीचे डैश लिख दीजिए। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और उन्होंने केशव चंद्र सेन को इसका आचार्य बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए। केशव चंद्र सेन के विचारों से ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। नीचे फर्स्ट नंबर लिखो। आदि ब्रह्म समाज, आदि मींस क्या होता है? पुराने। आदि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज के प्रसारित के लिए कौन सा संगठन था? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए। नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया। चलिए अब हम लोग नीचे बाकी मैगजीन वगैरह हम लोग अलग से देखेंगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती। नवीन में कई चीज इन्होंने अपना नया विचार दिया कि मूर्ति पूजा हो सकता है, ऐसे मंत्रों से कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरा विरोध किया। इन्होंने कुछ उसमें एक्सेप्ट किया, तो इससे विवाद हो गया दोनों का। नीचे लिखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए कलम रखें, पहले समझे। देखो जो लोग ध्यान दोगे हमारे साथ तो उनको बात क्लियर होगा। पहले समझ लीजिए पूरा, फिर अंत में हम लोग वार्तालाप भी करेंगे। पहले देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की बातों को समझिए। स्वामी दयानंद सरस्वती हर चीजों में एक ही निदान मानते हैं और वो है वेद। वो कहते हैं कि वेद से बढ़ के कुछ नहीं और ऋग्वेद में ही सारी समस्याओं का हल है। और उन्होंने कहा कि आज हम इतने खराब स्थिति में हैं, हमारी यहाँ कुरीतियां हैं, कारण हम लोग वेदों को छोड़ते चले। अगर ऋग्वेद को हम आज भी धारण किए रहते तो आप बताइए ऋग्वेद के काल में क्या छुआछूत है? नहीं है। क्या ऋग्वेद के काल में बाल विवाह है? नहीं है। क्या पर्दा प्रथा है? नहीं है। क्या ऋग्वेद के काल में किसी प्रकार की कोई कुरीति है? नहीं है। महिलाएं पढ़ सकती है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, समाज में छुआछूत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी सामाजिक और धार्मिक चीजों का निदान एक ही है और वो निदान क्या है? सिर्फ वेद की ओर लौटो। और इसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किया और इस पुस्तक में उन्होंने मेन एक स्लोगन दिया जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब है रास्ता नहीं भुलाओ, ऋग्वैदिक काल की जो भी संरचना है वो स्थापित करो। क्या ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा है? नहीं, तो ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करें। क्या ऋग्वैदिक काल में कोई तरह का तंत्र मंत्र पाखंड है? नहीं, ये भी विरोध करें। सारी स्थिति ऋग्वैदिक काल का ही कहेंगे स्थापित करें। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है कि वेदों की ओर लौटो में इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि देखिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते जो देख रहे हो वो कई रास्ते सब जितना है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई और धर्म अपनाए हुए हैं, तो इनका कहना है कि सब रास्ता बंद है, सिर्फ एक हिंदू धर्म वाला रास्ता पहुंचता है। ये सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, इनका बाकी सभी का एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये कहते हैं कि अगर कोई हिंदू भटक के कहीं चला गया है तो कोई बात नहीं है, हम एक आंदोलन चला रहे हैं, बीच में हमेशा शुद्धि आंदोलन चलाते थे, इधर आओ छोटा सा मंत्र पढ़ेंगे ऋग्वेद का और तुम पर गंगा जल छिड़केंगे, फिर तुम उस रास्ते से इधर आ गया, अब कंटिन्यू रहना, छोड़ना नहीं। तो ये शुद्धि आंदोलन चलाए। अब बताओ इनके लिए क्या सभी धर्म सत्य है? नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म सत्य। इनके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आप खुद समझ पा रहे होंगे कि क्या ये सबसे ज्यादा मेन विश्वास किस पे करेंगे? वेद पर। इसीलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में मेन स्लोगन क्या दिया? वेदों की ओर लौटो। और ये मूर्ति पूजा करेंगे? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मेन एक ही थे, वो थे अग्नि। अग्नि पूजा करेंगे। अग्नि को कहेंगे कि ईश्वर और मानव के बीच मीडिएटर है, इसलिए हवन खूब करेंगे। तुमको जो पूजा करना है आग पर ज्वलित करो। तुम देखना हिंदू धर्म का कोई भी पूजा बिना आग के नहीं होता, कारण आग मीडिएटर है, ईश्वर तक आपकी बातों को पहुंचाने वाला। आपको कुछ भी चढ़ावा देना है तो ईश्वर ने ग्रेविटेशन दिया है, फेंकोगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन फिर कहे कि विधि से भेजो, प्रोसेस है, हमारा दूध अग्नि। तुमको कुछ चाहना है, पूरी बनाए हो, चाहते हो ईश्वर को खिलाएं, दे दो अग्नि को, वो लेके पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसीलिए तुम देखना कि कई नारियल, पूरी, खीर जो बना सब अग्नि में समर्पित करते हैं। समर्पित इसलिए करते हैं ताकि अग्नि एक मीडिएटर है, वो सब लेके, सिर्फ वही है जो ग्रेविटेशन के अधीन नहीं रहेगा, लेके चला जाएगा। एक कल्पना हम लोग करते हैं और ऋग्वैदिक काल से ही मान्य है। तो बोलो हवन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब जल्दी बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती इन विचारों को सिर्फ इसीलिए समझा रहा है, कई बार गहराई का जो प्रश्न होगा ना वो तुमसे बनेगा। अब बताओ स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा मानेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। अंग्रेजी शिक्षा नहीं मानेंगे, कहेंगे सिर्फ एक ही चीज है लोगों का निदान, वो है संस्कृत। संस्कृत सीखो। आज इसीलिए मानो हमारे भारत में भटक गए, संस्कृत छोड़ दी। ये कहेंगे कि दोनों चीज, संस्कृत से ज्ञान और फिर प्लस विज्ञान। ज्ञान का मतलब तुम्हारा पुराना सिस्टम सही होना चाहिए और विज्ञान संस्कृत के माध्यम से सीखो, विज्ञान भी कहते हैं। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती विज्ञान और ज्ञान के बढ़ावा देने के लिए जगह जगह डीएवी स्कूल खुलवाए। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय जो देख रहे हो, ये डीएवी विद्यालय जितना भी देखते हो वो सभी नहीं का है। अब
बताओ डीएवी विद्यालय आप जो पढ़ रहे हैं तो डीएवी क्या मूर्ति पूजा का सपोर्ट करेगा? तो किसी डीएवी स्कूल में क्या लगता है सरस्वती पूजा होगा? नहीं होगा। सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं होगा, वहां हवन बीच में करेंगे। डीएवी हाँ नकली डीएवी होगा तो करेगा जो, अरे डीएवी भी कई वैरायटी का वैसे अपने डीएवी कर देता है, तो वो नकली वाला डीएवी होगा वो करेगा। जो खुद आर्य समाजी होगा उससे संचालित होगा वो कभी सरस्वती पूजा नहीं करेगा, वो छुट्टी देगा लेकिन सरस्वती पूजा नहीं करेगा। वो अपने विद्यालय में बीच बीच में हवन का प्रोग्राम करवाए। वहां डीएवी में हवन होगा, इसमें डीएवी में पढ़ा है कोई, तो उन लोग वहां मूर्ति पूजा सरस्वती जी का हुआ, अगर हुआ होगा तो तुम नकली डीएवी पढ़ के आया, क्योंकि तुम विचार जिनका पढ़ रहे हो जिन्होंने डीएवी स्थापित किया वो ऋग्वेदी काल की बात करते हैं और मूर्ति पूजा के सपोर्टर नहीं है। तो आपको एक विचारों का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो अब बताइए ये बात क्लियर है सबका? अब तेजी में, दयानंद सरस्वती का जन्म कहां है? 1824 गुजरात में। इनका वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मेन नाम क्या है? मूल शंकर। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। यही आर्य समाजी लोग वेद की बात करते हैं, हवन की बात करते हैं, और ये स्थापना कहां हुआ? मुंबई में। इन्होंने आंदोलन चलाया शुद्ध किस लिए? हिंदू धर्म में पुनर्वापसी के लिए। देखो इन्होंने कहा कि देखिए सबसे मेन धर्म हिंदू धर्म है, इसमें एंट्री नहीं है बाकी किसी धर्म में। कोई हिंदू चाहेगा मुस्लिम बने, बन सकता है, कोई हिंदू चाहेगा ईसाई बने, फादर उसको बना देंगे, कोई हिंदू चाहेगा सिख बने, बस पगड़ी बनेगा, दाढ़ी रखो, फिर उनकी कुछ बातें सीखो, हो जाओ। लेकिन किसी धर्म से हिंदू में आना चाहोगे बहुत मुश्किल है। क्यों? यहाँ अस्तर है। अगर कोई मुस्लिम चाहेगा हिंदू बने तो बना भी कोई देगा तो बगल वाला पूछेगा कि हिंदू है कौन जात है, वो कहां से लाएगा? जातो बता देगा तो फिर उसमें भी वैरायटी का गोत्र कौन है, वो सब नहीं बताएगा तो कहेगा नकली है, डुप्लीकेट। कई चीज इसमें इतना इधर उधर है कि सब मिलना उसको बड़ा मुश्किल काम है, और ये बाकी जगहों पर नहीं। तो देखो यही चीज कर रहा है मेन, और इसीलिए कहे शुद्धि आंदोलन। इनके पुस्तक का नाम सत्याग्रह प्रकाश और इनकी मृत्यु कब है? 1883। तो मेन हम लोग को नाम मूल शंकर, ये आर्य समाज और इनके विचार को समझना है। आपको कहेगा कि निम्नलिखित में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे, अब बताओ उसमें राजा राम मोहन राय होगा, वो समर्थक है कि नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती होगा? नहीं है, संस्कृत शिक्षा के समर्थक है। तो लिख दीजिए जल्दी से, स्वामी दयानंद सरस्वती नीचे लिखिए, डैश देखिए, जन्म 1824, गुजरात, जन्म 1824 गुजरात। नीचे लिख दीजिए वास्तविक नाम मूल शंकर, वास्तविक नाम मूल शंकर। नीचे डैश लिख दो, 1875 में मुंबई में, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की है, आर्य समाज की स्थापना की है। नीचे हेडिंग छोटा सा, आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज के सिद्धांत। नीचे डैश लिख दो, सभी समस्याओं का निदान, सभी समस्याओं का निदान, सभी समस्याओं का निदान कहां है? वेद में है। सभी समस्याओं का निदान वेद में। तुमको कोई दुख है वेद से सही हो जाएगा, वेद में है। नीचे डैश लिख दो, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर संस्कृत शिक्षा का समर्थन, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर संस्कृत शिक्षा का समर्थन, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर संस्कृत शिक्षा का समर्थन। नीचे डैश देखिए, बोलो शिक्षा में क्या चाहेंगे? ज्ञान का प्रसार हो कि विज्ञान का? दोनों का, इसीलिए डीएवी हो गया। तो लिख दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान के प्रसार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान के प्रसार के लिए, ज्ञान और विज्ञान के प्रसार के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। इनके विचारों पर बाद में विद्यालय स्थापित है, इन्होंने कहा कि इसका प्रसार करना है, इनके नाम पे किया गया दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय ब्रैकेट में डीएवी की स्थापना, दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना, डीएवी की स्थापना की गई। नीचे डैश लिख दीजिए। अगला नंबर, बोलो मूर्ति पूजा के सपोर्टर होंगे? जाति प्रथा, छुआछूत नहीं, तो लिख दीजिए वेदों की ओर लौटो, जो ऋग्वेद में सब वही चीज करो। नीचे डैश लिख दीजिए, जाति प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा के समर्थन नहीं किए, के समर्थन नहीं किए, समर्थन नहीं किए। नीचे डैश देखिए, इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हिंदू धर्म के मार्ग को ही सत्य बताया, हिंदू धर्म के मार्ग को ही सत्य बताया, हिंदू धर्म के मार्ग को ही सत्य बताया, मार्ग को ही सत्य बताया। और वे सभी को, वे सभी को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, यहां शब्द वापस का मतलब जो हिंदू धर्म से गए हैं उनको लाने के लिए, वापस लाने के लिए बोलो क्या किए? शुद्धि आंदोलन चलाए, शुद्धि आंदोलन चलाए। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। नीचे डैश देखिए, इनके पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थे, इनके पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थे, सत्यार्थ प्रकाश थे। नीचे 1883 में इनकी मृत्यु हुई, सत्यार्थ प्रकाश थे। नीचे डैश देखिए, 1883 में इनकी मृत्यु हुई, 1883 में इनकी मृत्यु हुई। चलिए तेजी में हेडिंग दे दो केवल, स्वामी विवेकानंद, और बढ़िया से सुनेंगे विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलिए सुनेंगे, सभी बच्चे को पूरा ध्यान चाहिए। अभी आप एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, जो भारत के रहते हुए अपने भारत से ज्यादा चेला चटिया अमेरिका में बनाए। इनका नाम अमेरिका से लेकर तमाम वर्ल्ड के सब जगह रहा। दुखद कहिए कि इन्होंने जितना भी विचार दिया, जितना बढ़िया इनका बुद्धि रहा, सिर्फ 39 साल ही जिंदा रहे, युवा अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। यही सबसे दुखद बात। इसलिए इनको जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इनका बुद्धि इतनी कुशाग्र थे, तेज थे, पढ़ने में भी जिस समय पढ़ रहे थे अपने स्कूल कॉलेज में फर्स्ट में अगर एक बच्चा है तो इन्हीं का नाम होता। लेकिन इनके माता जी बड़ा आध्यात्मिक, बार बार इनके यहाँ पूजा पाठ बहुत होता था। किसी का है काशी वाला, सत्यनारायण स्वामी वाला, हमेशा कई घर में होते रहता। तो उसी के क्रम में इनके यहाँ पंडित जी लोग हमेशा आते रहते थे और उनसे क्वेश्चन दागते रहते थे।
आए तो अध्यात्म में भी इंटरेस्ट है, घर में आए तो भाई लो इनको जरा दे दो ये सब चीज, अब वो सब दाग रहे हैं कि सब चीज आप क्यों ले रहे हैं, क्या इससे होगा, आप ही को क्यों दिया जाए। अब इस सबसे इनको आध्यात्मिक इंटरेस्ट विरासत में अपनी मां से मिला और ये स्कूल जाने के क्रम में पढ़ने में तेजी थे। एक प्रेरणा कहिए कि इन्होंने सबसे ज्यादा अगर इनकी सेवा किया तो अपने गुरु का की। और इनके गुरु का नाम क्या है, तो रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु है। और कलकत्ता में समझिए, ध्यान दो, रामकृष्ण परमहंस की अवस्था अंतिम अवस्था पे, और ये रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी विवेकानंद को दिए। इनके तेज बुद्धि को देखते हुए राजस्थान में खेतरी महाराज नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिए। मेन नाम एक्चुअली इनका नरेंद्रनाथ दत्त है, राजस्थान के खेतरी महाराज इनको उपाधि दिए कि तुम स्वामी विवेकानंद, विवेक बहुत है तुम्हारे अंदर। इनके तेज दिमाग को देखते हुए गुरु भी रामकृष्ण परमहंस बहुत पसंद करते और सभी शिष्यों में इनको सबसे ज्यादा मानते। अंतिम समय में घर में इतना पढ़ने में तेज के बाद भी माता पिता को छोड़ के बैरागी इसीलिए ले लिए, गुरु जी को लगवा मार दिया पैरालाइज हो। अब कहे कि गुरु की सेवा कौन करेगा, घर में माता पिता करेंगे, हम लोग को कौन करेगा, ये कारण नहीं, पहले वहां जरूरी है और चले गए इन्हीं के आश्रम। सारे चेला में सबसे ज्यादा सेवा यही की। गुरु जी को कुछ होश नहीं है, उस समय भी इनके पास खबर आए कि घर में इमरजेंसी है, कुछ नहीं, इनको कौन करेगा, इसीलिए गुरु के पास ही पड़ रहे। वैसा चला कौन मिलेगा, सोच लीजिए कि गुरु के पास ही उनके सेवा के भाव से पड़ रहे। और इसमें स्वामी विवेकानंद आगे की शिक्षा भी छोड़ दी कि जो है जो आपकी गुरु भी मरने समय मरणासन स्थिति जो देख रहे हो, तो इस समय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है, गदाधर भट्टाचार्य, और ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त। जब गुरु मरने लगे तो गुरु एक ही काम किए, उनका बहुत बड़ा मठ था, उसके हेड बना दिए कि तुमसे तुम्हारे से ज्यादा सेवा मेरा कोई नहीं किया और तुम हेड रहो, संकट तुमको जब भी होगा दिल से हमारा स्मरण करना, हम आ जाए। और यही इनके मरने के बाद एक मौका इनको मिला। उस समय सर्वधर्म का एक संसद विभिन्न स्थानों पर संचालित होता था कि हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड से आइए, 2-2 मिनट में अपनी बात कही। इसमें टाइम, चूंकि पूरे वर्ल्ड से लोग आए तो टाइम नहीं मिले, 2 मिनट में अपनी बात कही। और उसी में भारत से सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनके विवेकानंद गए। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के शिकागो 1893 में जो गए वो किसका रिप्रेजेंटेटिव, सनातन धर्म का। भारत से और भी सभी धर्म के लोग गए, सिख से गए हैं, अलग अलग सभी धर्मों के लोग, सनातन धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 2 मिनट का टाइम मिला, सभी लोग अपना जो माइक लिया, 2 मिनट का है तो भाई बोलेंगे क्या, तो सब अपना फटाफट अपना धर्म के बारे में बोल रहा कि हम ही सत्य है, ऐसे स्वर्ग है, 2 मिनट खत्म, बैठिए। अमेरिका में इन्होंने पहली बार जो लाइन बोला, वहां भीड़ अमेरिकी लोग का था और इन्होंने सीधे कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वही भाइयों बहनों हमारे मोदी जी सीखे। तो बात समझिए, तो वहां जो देख, सुनो पहले ध्यान से सुनिए, तो अमेरिकी भाइयों और बहनों जो देख रहे हो, ये जैसे ही इन्होंने बोला 2 मिनट का समय किसी को है, और इन्होंने अमेरिकी भाइयों बहनों से शुरू किया और इतना बढ़िया वहां संबोधन किया कि पूरा विश्व समझा कि क्या है हमारा ये सनातन धर्म। वर्ल्ड को इन्होंने समझाया, अमेरिकी भाइयों बहनों को कहे कि हम उस धरती से जहां बुद्ध को ज्ञान मिला है, महावीर को ज्ञान मिला है, और यहाँ की इस धरती की विशेषताओं को उन्होंने बताया, सनातन की परंपरा को उन्होंने बताया। लोग टाइम का भी ख्याल नहीं किए और सबसे ज्यादा ताली यही बटोरे। अब उस समय पूरे वर्ल्ड के सब धर्म के संत का यहाँ पर आमंत्रण है और उसमें सबसे फर्स्ट ये है, तो मालूम चला कि स्वामी विवेकानंद का नाम वैश्विक स्तर पर होगी। जब इंडिया आए तो पूरा फूल माला से इनको लाद दिया गया कि वाह, बहुत बेजोड़, अपना अमेरिका में कोई नाम करेगा तो संबोधन होगा। अमेरिका में भी इनके चेला चटिया बहुत सारे रहे और इन्होंने अपने गुरु से एक ही चीज सीखा। इनके गुरु ने बताया क्या, कहे कि जो जीव है परमात्मा का अंश। देखो, रामकृष्ण परमहंस ने एक ही ज्ञान दिया कि जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, भगवान के अंश है, और जीव ही ऐसे हैं जो परमात्मा है तो खा सकते, मूर्ति तो खा भी नहीं सकता, मूर्ति थोड़ा खाएगा पिएगा। अब एक बार, अब सोचिए कि एक बात है कि इसमें एक बच्चा जो है मंदिर उसकी मां ले जा रही थी, मंदिर के आगे ही शेर था, शेर पत्थर का बना हुआ था, और मां कहेगी चलो बेटा, अब बच्चा नहीं जाएंगे, क्यों भाई, शेर है काट लेगा। तो उसकी माता जी हंसे, क्या बेटा नहीं काटेगा, देखो पत्थर का है, कुछ नहीं करेगा, देखो मुंह में हाथ डालो। बच्चा डर रहा है, मां खूब समझाई तो बच्चा समझ गया कि पत्थर का नहीं कुछ हो। बच्चा अंदर गया, फिर अब अंदर गया तो माता जी उसको कही कि बेटा इधर आओ, ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, जो मांगोगे वो देंगे। तो बच्चा तेजी में भगवान के पास गया और छुआ और कहा मां कुछ नहीं देंगे, ये भी पत्थर का। तो बात समझिए, ये जो देख रहे हो कंडीशन, एक कंडीशन जो आप देख रहे हैं, यही चीज देखो यहाँ है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि एक ही चीज, तुम्हें चाहिए कि कुछ दे, दूध ही देना है तो जरूरतमंद को दो, सजीव सभी परमात्मा के अंश हैं। और इनका ही कहना है, मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। अगर तुम्हें पूजा करना है तो बस एक काम, मानव की सेवा करो, हो गया पूजा। बाकी भूखे को भोजन दे दीजिए, प्यासे को पानी दे दीजिए, जरूरतमंद को जरूरत की चीजें दे दीजिए, उससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है, बिना घंटी डुलाए पूजा हो गया। ये विवेकानंद का देखो मेन थ्योरी। और विवेकानंद की ये थ्योरी इतने नाम किए कि मानव सेवा के रूप में सबसे ज्यादा इनका नाम होगा। और अमेरिका में भी सोचिए, विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि किसी पुस्तक को 2 घंटा में पूरा याद कर लेते थे। किताब दीजिए, 300 पेज की किताब है, नई किताब आपके लिए सोचे, उनके लिए भी फर्स्ट है, पूरा 200 पेज 2 घंटा में पढ़े, दे दिए, कहे याद, तो हाँ सब कुछ पूछे याद कैसे होगी। तो इन्होंने समझाया कि हमारे पास सबसे चंचल चीज मन है, और जो व्यक्ति मन को 10 सेकंड स्थिर कर ले तो व्यक्ति तेज हो सकता है। अगर 1 मिनट स्थिर कर ले तो उससे ज्यादा तेज धरती पर नहीं हो सकता। इतना चंचल मन है। इस वर्ल्ड में सबसे तेज गति से चलने वाला प्रकाश है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और उससे भी तेज मन चलता है। यही बैठ के अपने मन को कहो नानी घाटी पहुंचा हुआ, दिल्ली गए थे, पहुंच गया है, इतना फास्ट कुछ नहीं चलता। और जो व्यक्ति इस मन को पढ़ते समय कंट्रोल करेगा, कंट्रोल नहीं करता, तुम जैसे पन्ना उल्टोगे तो 1 सेकंड के लिए रहेगा, तुरंत भाग पाए, अब उसी में पन्ना उलट दिया, बस उसके बाद थोड़ा सा देखे, लगा घुमाने, इधर उधर बैठ के बस घूमते रहे, अंतिम में हुआ क्या, आज छोड़। इसको जो व्यक्ति बैठ के 10 सेकंड की साधना करे, बैठ के कुछ नहीं, 10 सेकंड सिर्फ एक जगह, कुछ नहीं सोचना, अभी बहुत टफ काम है, लेकिन तुम 10 सेकंड रोक लिया, 15 सेकंड रोक लिया, जिस दिन 1 मिनट तुम कहीं बिना भटके अगर एक जगह हो तो तुमसे तेज धरती पर कोई नहीं हो। विवेकानंद मन को रोकने की कला सीखे। इन्होंने एक स्लोगन दिया हमारे विद्यार्थियों के लिए, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इनका स्लोगन यही मेन सबसे जबरदस्त रहा कि उठो जागो एंड तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल अचीव्ड। अब देखिए, विवेकानंद जी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट रहा। अमेरिका में भी गए तो बहुत लोग समझ गए कि इससे तेज दिमाग का कोई नहीं। एक बार पहुंचे हुए थे एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, और वहां एक अमेरिकी महिला आकर के विवेकानंद के बगल में बैठी और विवेकानंद से कही कि एक चीज कहना चाहते हैं। बोले क्या? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। विवेकानंद कहे कि भाई हम सन्यासी आदमी हैं, शादी नहीं करते। तो नहीं, हम आपसे ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम सुने कि आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो हम आए हैं, आपसे हम विवाह करना चाहते हैं। अंतिम में विवेकानंद से पूछा कि आखिर क्यों शादी हमसे करना चाहते हैं? यहाँ बहुत सारे हैं लोग, उन सबसे कर लीजिए जिनसे इच्छा है, हमसे ही क्यों, हम सन्यासी व्यक्ति हैं। तो महिला ने जवाब दिया कि मुझे एक आप जैसा तेज संतान चाहिए और इसीलिए आप जैसा तेज संतान के लिए हम चाहते हैं आपसे विवाह करें।
तो विवेकानंद मुस्कुराए, कहे बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप शादी करना चाहते हैं हमसे? आप हम ही को अपना बेटा मान लीजिए, तो बस हम आपके संतान है, इतना तेज है। तो ऐसे चरित्रवान देखो विवेकानंद थे, और इसीलिए विवेकानंद का पूरे जगह नाम। और ये इनका जो जन्म तिथि देख रहे हो 12 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका नाम कहां से हुआ? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से। और जब शिकागो में नाम हो गया, सब जगह चर्चाएं होने लगी। तो इनका क्या कहना था? ये कहे कि हमको कुछ नहीं आता था, इतना थोड़े बोल पाते। हमको जब सनातन धर्म से अमेरिका जाने का अवसर मिला तो गुरुजी का सौभाग्य था कि आश्रम के हेड थे, तो पहुंच गए। वहां गए तो लगा कि अब हमको बुला रहा है, क्या करें? जैसे ही माइक मिले 10 सेकंड तो हम कुछ बोले ही नहीं, 10 सेकंड केवल गुरु का ध्यान कर रहे थे। और हमें लगा कि गुरु हमारे अंदर इन कर गए और हम कुछ नहीं बोले, वही सब बोले। तो इसीलिए हमें अंदर से लगा कि वही सब आ गए और वही बुलवा दिया हमसे। तो इन्होंने 1897 में गुरु के याद में संस्था बनवाया, रामकृष्ण मिशन। और इन्होंने एक समाचार पत्र भी, आगे पढ़ोगे कौन? उद्बोधन और प्रबुद्ध भारती, इनका समाचार पत्र रहा, जो तो आगे चलेगा। इतनी बातें इनका क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। स्वामी विवेकानंद, नीचे लिख दीजिए जन्म। आपको लगा मृत्यु मत पूछना, अभी समझाया 39 साल जी है तो जोड़ देना उसमें। हाँ, नीचे लिख दीजिए जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता। नीचे स्टार ब्रैकेट डैश लिख दीजिए इनका जन्म दिवस। इनका जन्म दिवस 12 जनवरी, इनका जन्म दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीचे डैश लिख दीजिए मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। बोलो दयानंद सरस्वती का मूल नाम? मूल शंकर। इनका क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। नीचे स्टार ब्रैकेट डैश लिखो राजस्थान के खेतरी महाराज, उनका नाम कहीं नहीं मिलता, खेतरी महाराज ही करके मिलता। राजस्थान के खेतरी महाराज ने, राजस्थान के खेतरी महाराज ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया। राजस्थान के खेतरी महाराज ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया। नीचे डैश लिख दीजिए इनके गुरु, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका मूल नाम, जिनका मूल नाम गदाधर भट्टाचार्य था। मूल नाम गदाधर भट्टाचार्य था। मूल नाम गदाधर भट्टाचार्य था। इनकी मृत्यु 1887 में हुआ। इनकी मृत्यु 1887 में हुआ। 1887 में हुआ। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए स्वामी विवेकानंद की अंतरराष्ट्रीय ख्याति। स्वामी विवेकानंद की अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति 1893 के, 1893 के अमेरिका के शिकागो में आयोजित, 1893 के, 1893 के अमेरिका के शिकागो में आयोजित, अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा द्वारा हुआ। विश्व धर्म सभा द्वारा हुआ। विश्व धर्म सभा द्वारा हुआ। नीचे डैश लिख दीजिए इन्होंने, बताओ सबसे बड़ा सेवा क्या माना? शंकर जी की पूजा की विष्णु जी का? मानव सेवा। मानव सेवा। इसमें गाना जो तुम सुना है ना, प्यासे को पानी पिलाया नहीं अब अमृत पिलाने से, वो समझो सब इन्हीं का कांसेप्ट वही वाला है इसमें। चलिए लिख दीजिए डैश लिखिए इन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए अपने गुरु के याद में, अपने गुरु के याद में 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था बनाया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन संस्था बनाया। रामकृष्ण मिशन संस्था बनाया। चलिए नीचे अब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे, दो लाइन पहले एक नजर सुन लीजिए, सीधा सीधा में आप क्लियर हो जाएगा। कुछ संस्था और संस्थापक, अब इसमें सीधा फ्लैट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेजी में सुने। प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले नाम से ही फूले, फूल बेचते थे और इनके परिवार फूल बेचने का काम महाराष्ट्र में करते थे। और उस समय ध्यान दीजिए एक छोटे जो लोग होते थे फूल बेचने वाले, इनको कहा गया कि तुम छोटे समाज के लोग हो, इधर नहीं बैठो, उधर नहीं बैठो, छुओ नहीं, फलाना नहीं करो। इनके ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी, कौन? हाँ, तो सावित्री बाई, ये भी पहला उस जमाने के सोचो महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। स्वयं कही कि हम खुद पढ़ाएंगे, और दोनों ही मिलकर के समाज में उद्धार के लिए, समाज को ठीक ठाक संचालित करने के लिए, छुआछूत समाप्त करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए। तो इसलिए ज्योतिबा फुले का दो सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप वहां देखिए, और एक दीनबंधु सार्वजनिक सभा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा के भी संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। और सत्य शोधक समाज भी ज्योतिबा फुले। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना इंडिया में नहीं है, इंडिया नाम लग भी नहीं रहा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में स्थापना हुई। और इसका काम क्या है? हिंदू धर्म के दर्शन का प्रचार करना। हिंदू फिलोसफी कोई अमेरिका में है और उनको लगे हिंदू दर्शन बढ़िया, तो हिंदू धर्म के दर्शन को भारत में प्रसारित करने के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। और इसमें कौन है? व्लादिवस्की और कर्नल कौन है? अल्काट। ये दोनों मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इन्हीं से फिर बाद में जुड़ी है कौन? एनी बेसेंट। और फिर वो भारत आई, भारत आई इस प्रचार के लिए, और धीरे धीरे आयरलैंड से भारत आई थी। जैसे तुम लोग कई लोग देखा होगा इस्कॉन में रूस के कई लोग जुड़े हुए, कई दूसरे लोग जुड़े हुए, तो उन लोग जो दूसरे देश से लोग हैं, तो उन लोग भी चाहते हैं कि नहीं ये धर्म सही है, प्रचार प्रसार में लग रहा है। तो दोनों आपसे पूछा जाए थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म के दर्शन का प्रचार करना। इसकी स्थापना कहां है? न्यूयॉर्क में। संस्थापक कौन है? व्लादिवस्की और अल्काट। राधा स्वामी सत्संग एक सत्संग था कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवादी का लोगों के अंदर विचार थे। और राधा स्वामी सत्संग के प्रचारक कौन है? तुलसीदास, तुलसीराम और शिवदयाल। ये दोनों विचार देंगे कि हिंदू धर्म में जो बहु ईश्वरवादी है, कृष्ण है, राम है, सब कोई नहीं, ईश्वर एक है। और उसके लिए इनका पूरा प्रोग्राम चलेगा राधा स्वामी सत्संग करके। आप भी जिस क्षेत्र में होंगे, पहले के लोग राधा स्वामी सत्संग के नाम से जमीन भी दान देते। अब राधा स्वामी सत्संग है, और धीरे धीरे उनकी अनुयायी कम गए, क्योंकि लोग हिंदू धर्म में ही है, लेकिन हिंदू धर्म के सभी देवताओं की शिकायत भी करते हैं। तो इनके सत्संग में बैठेंगे तो कहेंगे राम नहीं है, कृष्ण क्या है, झूठा है, फलाना है। तो लोग को बैठा हुआ लगता है कि हम हिंदू धर्म में आ गए, दूसरा जगह ज्वाइन किए।
अब ये एक ईश्वरवादी का कंसेप्ट देते हैं, तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो बात समझते हैं, कम है वो अगले दिन से बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें धर्म सभा का गठन कौन किया? राधाकांत देव। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अब बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कौन किया? अंबेडकर। समाज में सुधार के लिए जितने दंश अंबेडकर ने झेला उतना शायद कोई झेले। अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि पढ़ने के लिए हम जब विद्यालय जाते थे तो उस समय में हमें चपरासी नहीं तो पानी नहीं वाला थ्योरी, इनका अलग से छपा इनका लेख, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मतलब क्या था? घड़ा में पानी रखे रहते थे, सभी बच्चे को जब प्यास लगती तो वहां घड़ा पे पानी निकालने वाला था, पानी निकाले खूब पिए खूब मस्ती की। इन्हें घड़ा छूना अलाउ नहीं था, क्योंकि इनको कहा गया घड़ा छू दोगे तो पानी अपवित्र हो जाएगा, बाकी बच्चे नहीं पी पाएंगे। तुमको पानी चाहिए तो चपरासी को आवाज दो, अपना गिलास अलग लेके आओ और वो तुमको पानी देगा, वो पीना। जिस दिन चपरासी नहीं, इनको पानी नहीं मिलता, तो यही लिखे कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। और समाज के इतने दंश को झेले, अंतिम तक बहुत समझाने का प्रयास किए कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के जो सिस्टम है, मंदिर है, वो हमारे भी भगवान है, जितना तुम्हारे, हमें भी पूजा करने का उतना ही हक है जितना तुम्हें। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि खबरदार, तुम छू दिया भगवान को तो वो पवित्र हो जाएगा, मंदिर छू दिया तो दोबारा पुतैया करना पड़ेगा। तो कहे कि आखिर भाई हम कौन है? हिंदू ही तो है, तो नहीं तुमको छूना नहीं। तब जाकर के लंदन में समझाए कि भाई हम हिंदू नहीं है, हम लोग का जो लोग हैं वो अलग जाति हैं और हम लोग हिंदू नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बहुजन लोग हैं और हम लोग बहुजन लोगों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन वैसा ही कीजिए जैसे भारत में मुस्लिम और सिख के लिए। और ये समझाने में सक्षम हुए, सफल हुए कि हम लोग बहुजन है, हरिजन नहीं है। गांधी जी हरिजन बोलते थे, गांधी के अगेंस्ट क्या? हरिजन नहीं है, बहुजन, हम ज्यादा संख्या में। ये हरिजन क्या है? हमारी के जन नहीं है, हमारी कोई नहीं मानते, तो उनका जन कहां से? हाँ, जो भी दिया काशीराम अम्बेडकर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। काशीराम को अपना मूल कंसेप्ट उनका नहीं है। अब वो ध्यान दीजिए, एक अम्बेडकर जी के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को ही तमाम लोग आगे बढ़ाए। अब अम्बेडकर ने लास्ट होते होते जब अंतिम में देख लिया कि अब हमें उपाय नहीं है, तब लास्ट में इन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म में जन्म तो ले लिए क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू नहीं मरेंगे, ये मेरे हाथ में है, और बौद्ध धर्म अपनाए। ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म अपनाए। तो अंत हिंदू धर्म से इतना उबे रहे कि सोचो, स्लोगन देके गए कि हम हिंदू में जन्म ले लिए क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, हिंदू मरेंगे नहीं, और इसलिए बौद्ध धर्म को अपना लिए और बौद्ध धर्म के अपना करके तब इनकी मृत्यु। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसके गठन कौन किया है? अंबेडकर। तो कहने का सेंस है कि इन लोगों के द्वारा हमारे समाज के कई तबके के लोग रहे जिनको जगाने का काम हुआ, और हमारा चैप्टर चल रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये एक सामाजिक सुधार का बात हुआ। कई इसमें है जो धार्मिक सुधार की बात चल रही है, जैसे राधा स्वामी सत्संग, ये सामाजिक कम है, धार्मिक ज्यादा है। तो इन सभी के संस्थापकों को एक नजर आपको सुनना है और दिमाग में बैठाओ, सुनेगा बढ़िया से याद हो जाएगा। प्रार्थना, तो कहना कि सर समझ गए, प्रार्थना आत्मा से किया जाता है, आत्मा नहीं खाली हाथ जोड़िए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो। प्रार्थना समाज, तो आत्मा राम पांडु रंग, आत्मा भी ध्यान है तो हो जाएगा। सत्य शोधक समाज, तो कहना कि वो ज्योति सत्य है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। देव समाज, तो देव में है शिव जी और अग्नि जी, सब देवता है, चॉइस में देव देख नहीं देखना कि शिव जी, शिव नारायण अग्निहोत्री, तो ये देव समाज के संस्थापक हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ, व्लादिवस्की और अल्काट इसके संस्थापक हैं। बोलो राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम शिवदयाल। दीन बंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले, धर्म सभा राधाकांत देव, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। तो जल्दी से पहले दो कॉलम बनाओ, एक कॉलम में लिखिए फटाफट संस्था छोटा में, और दूसरा साइड में लिखो संस्थापक। एक साइड में संस्था, दूसरे साइड में संस्थापक, संस्थापक ब्रैकेट में कर दो स्थापना वर्ष, संस्थापक ब्रैकेट में स्थापना वर्ष, संस्था संस्थापक ब्रैकेट में स्थापना वर्ष। चलिए संस्था में पहला नंबर लिखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ब्रैकेट में 1867, आत्माराम पांडुरंग 1867। दूसरा नंबर लिखिए सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। लिखिए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ब्रैकेट में 1873, ज्योतिबा फुले ब्रैकेट में 1873। नीचे लिखिए देव समाज, देव समाज। शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। नीचे लिख दीजिए थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसी के नीचे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में प्राचीन हिंदू धर्म के दर्शन का प्रसार करना। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसी में नीचे लिख दीजिएगा हिंदू धर्म के दर्शन का प्रचार करना। प्राचीन लगा देना, हिंदू धर्म नवीन वाला में कई कुरीति था। प्राचीन हिंदू धर्म दर्शन का प्रचार करना, प्राचीन हिंदू धर्म दर्शन का प्रचार करना। चलिए इस साइड में लिख दीजिए व्लादिवस्की, व्लादिवस्की और अल्काट, व्लादिवस्की और अल्काट ब्रैकेट में कर लो 1875, न्यूयॉर्क, 1875, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। नीचे लिखिए राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग। लिख दीजिए तुलसीराम, तुलसीराम, शिवदयाल, शिवदयाल ब्रैकेट में 1861, 1861। नीचे लिख दीजिए दीन बंधु सार्वजनिक सभा, दीन बंधु सार्वजनिक सभा, दीन बंधु सार्वजनिक सभा। लिख दीजिए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ब्रैकेट में 1884, ज्योतिबा फुले 1884। चलिए नीचे लिख दीजिए धर्म सभा, धर्म सभा राधाकांत देव, धर्म सभा राधाकांत देव ब्रैकेट में 1830, 1830। नीचे हिंदू महासभा, 1830, नीचे हिंदू महासभा। लिख दीजिए मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ब्रैकेट में 1915, 1915। नीचे लिख दीजिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा,
बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रैकेट में 1924। अब अभी इसमें 5-6 लाइन छोड़ देना, कुछ संगठन मिलेगा तो ऐड करना। सबसे इंपॉर्टेंट अब सुनिए, अब क्या इन लोग इतना प्रयास किए तो अंग्रेजों ने साथ दिया? नहीं दे रहा था तो 1829 में कैसे देखे कि सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया? तो सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अधिनियम जो बनाए गए, कई बार अधिनियम से प्रश्न आते हैं और उस अधिनियम में ज्यादा डिटेल पढ़ोगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में। तो नीचे अभी हेडिंग दे दो, सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम, नीचे हेडिंग दे दो, तो 5 लाइन छोड़ के सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम, सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम, सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम। अधिनियम समझते हैं? अधिनियम का मतलब एक्ट, और एक्ट का मतलब कानून। अगर कोई नहीं पालन करेगा तो उसके अनुसार से जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट मिलेगा। तो एक नजर सभी अधिनियम को सारे बच्चे सुन ले बढ़िया से, और तब इसके बाद ये हम लोग का सिस्टम हो जाएगा। बढ़िया से ध्यान दीजिए अधिनियम पे। चलिए ध्यान दीजिए, सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम। अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान से सुनना। नवजात कन्या की हत्या, ये पहले क्या था, दो चीज था, एक तो बच्चों की हत्या और नवजात कन्या की हत्या। अगर लड़की हुए तो कई ऐसे घराने थे जहां माना जाता था कि अशुभ हो गया, अब शकुन हो गया, और इसीलिए लड़की की हत्या कर देते थे नवजात जन्म में। और हत्या कर देना उनके लिए था कि चलिए सामान्य है, कोई अगर केस भी किया तो थाना कहता था कि बहुत अभी तो जन्म ही लिया, मरा तो कोई बात नहीं है, नवजात का उनका परंपरा है इसलिए मार दी। बाद में देखोगे इस पर कानून आया कि बच्चे जन्म लिए अगर कोई हत्या कर दिया तो उस पर भी वही केस चलेगा जो मर्डर केस बाकी पर चलता है। अब बताओ, ऐसा केस चलने के बाद तब लोग इस नियम को टाइट थोड़ा समझेंगे। पहले बच्चों की भी हत्या, जन्म लिया, दूसरे का भी बच्चा है, बलि दे दी, हत्या कर दी, सब चलेगा, उसमें कोई सजा नहीं था। तो दो तरह की बात है, नवजात कन्या और एक है शिशु वध या बाल हत्या निरोध, दोनों अलग अलग बात है। नवजात कन्या के लिए सर जॉन सोर ने 1795 में अधिनियम बनाया और बाल हत्या निरोध के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 में अधिनियम बनाया, और दोनों में एक ही कानून रहा, कोई भी नवजात कन्या या बाल हत्या करता है तो उस पर वही प्रावधान चलेगा जो बाकी मर्डर केस में चलते हैं। अब इसीलिए देखो, अच्छा क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, एक सामाजिक धार्मिक से एक क्वेश्चन निश्चित, और उस ट्रेंड में कई बार आपको एक तो है उधर से समाज से पूछ लिया, सिद्धांत से पूछ लिया, या फिर इधर से पूछ लेगा नवजात कन्या की हत्या का कानून रोका किसके समय पारित हुआ, सर जॉन सोर के समय, और बाल हत्या निरोध लॉर्ड वेलेस्ली के समय। नवजात कन्या वाला 1795 में और शिशु वध वाला 1804। अब सुनते जाइए सभी। सती प्रथा वाला तो सबको लगभग याद ही है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, किनके प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का प्रतिबंध। ऐसे दास प्रथा पर इंपॉर्टेंट बात आपको चलाएंगे, 1833 से पहले भी प्रयास किया, चिट्ठी लिखा गया, उस पर डिटेल समझाएंगे जब गवर्नर जनरल सब पढ़ाएंगे तब। ये अंतिम रूप से उन्मूलन इसके समय। तो आपसे पूछा जाएगा कि दास प्रथा पर अंतिम रूप से उन्मूलन के लिए कानून कौन लाया, तो लॉर्ड एलन बरो 1843। तो लॉर्ड एलन बरो 1800, एलन बरो का नाम याद आया किस युद्ध में, आंग्ल अफगान युद्ध में, पहला कि दूसरा कि तीसरा, सब गजब बचा जाता है। कौन होगा रे, फर्स्ट की सेकंड की थर्ड, थर्ड। अच्छा कौन, सेकंड। तुम देखिए तब तो रिहाल है, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा रे। अच्छा कितने लोगों को फर्स्ट लग रहा, अच्छा सेकंड, थर्ड, और आंग्ल अफगान से नहीं है, कितने लोगों को लगा, चलो इसका मतलब तुम लोग तो गजब, हाँ सेकंड में था। अच्छा फर्स्ट में क्या था, एम था। अच्छा चलो, और सेकंड में एलन बरो है, सेकंड एलन बरो है जी, आंग्ल अफगान से है रिलेटेड नहीं है, वो हम चेक कर रहे थे कि जरूर फर्स्ट सेकंड में सब करेगा। तो खैर रे सुनिए, अब तो लॉर्ड हम समझ गए हैं, जब तक एक राउंड एक पेज में नहीं आ गया ना तो याद नहीं होगा, एक पेज में जिस दिन आ गया वो पेज 3-4 बार देखा तब तुम्हारा हो जाएगा। सुनिए अब, लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा पर अंतिम रूप से रोक लगाया कब, 1843। यह और इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, और ये किसके प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग के समय। प्रयास बोलो, आपको पिछला दिन कहानी सुनाया था फिर भुला गया। प्रयास था एक व्यक्ति जो अपने बेटा का विवाह विधवा से किए थे, ईश्वर चंद विद्यासागर, याद आया। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ है, और उसी के समय विधवा पुनर्विवाह का कानून भी आया। तो पहले सुन लीजिए, ये तीन तो एक बार याद हो जाए, सती प्रथा 1829, दास प्रथा 43 और विधवा विवाह 56। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा लॉर्ड एलन बेरो, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान दें, 2-3 और इंपॉर्टेंट पहले सुन लें। सिविल मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय है, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह कर ली तो उसका भाई को समझो चलंती आग, जैसी विवाह किया तो उसके संतान का हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि अंतरजातीय विवाह का मान्यता ही नहीं थी। तो होता था कि जब विवाह ही वैलिड नहीं है तो संतान वैलिड कैसे, और इसीलिए जो संतान हुआ मतलब उसको संपत्ति में कोई हक नहीं। और इसी कारण से लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लाया कि कोई किसी जाति में विवाह करेगा उससे उसके संतान का हिस्सा खत्म नहीं होगा, अंतरजातीय विवाह भी मान्य हो जाएगा। इस समय आपको बताया था, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शारदा अधिनियम। इस समय विवाह की उम्र कितनी थी, 0 साल। धीरे धीरे 0 साल में ही विवाह थी। इस समय कहा गया कि नहीं, लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित होगी लॉर्ड इरविन के समय, कब, 1830 में, और 1930। इस समय लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता आप पढ़ोगे किसके समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो वो 1931 में इरविन समझौता आप देखेंगे तो 30 में है। लड़की के विवाह का उम्र शुरू में 12 रखा गया, लेकिन शारदा अधिनियम से फिर बाद में 14 किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु में लड़कियों का विवाह अवैध माना जाएगा। तो देखिए पहली बार प्रयास हो रहा है, क्वेश्चन परीक्षा में आया शारदा अधिनियम संबंधित है, चॉइस ए, कोई घोटाला का नाम दे देगा। और शारदा अधिनियम में लड़के सोचता है कोई घोटाला है, अब शारदा घोटाला अधिनियम नहीं है, हाँ तो वो घोटाला अलग है, तो पश्चिम बंगाल का वो चल रहा है केस। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपको शारदा अधिनियम में आपको ध्यान रखना है कि अधिनियम संबंधित किससे है, बाल विवाह। तो बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, देखो मुस्लिम में शरीयत कहता है कि महिलाओं को भी अधिकार है संपत्ति में, हिंदू धर्म में महिलाओं को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस समय 1937 में लॉर्ड लिथुआ ने अधिनियम लाया कि महिला हिंदू भी है तो संपत्ति में उसका हक है। और इसीलिए ये चीज जो आप देख रहे हैं ये आपका किसी में डेट वाइज पूछा जाएगा, तो 2 बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक बार हम पूछ लेंगे, बस क्लियर। चलो जल्दी से हम लोग ध्यान दें, 2 बात। पहला नंबर आपने देखा, नवजात कन्या की हत्या पर रोक कौन, सर जॉन सोर, और बाल हत्या पर रोक लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा लॉर्ड एलन बेरो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग, सिविल मैरिज एक्ट
लॉर्ड नॉर्थब्रुक शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड लिथगो। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको अभी डेट नहीं, सिर्फ नाम बोलना है वायसराय का। नवजात कन्या के हत्या पर रोक का अधिनियम कौन है? सर जॉन सोर। शिशु वध प्रतिबंध कौन हो गए? अगला सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जल्दी बोलिए, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856। सिविल मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। शारदा अधिनियम कौन है? महिला, ध्यान दीजिए, शारदा 1930 में, तो लॉर्ड इरविन हो गया। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, तो आपको ध्यान रखना है लिन लिथगो। अब सुन लो पहले, जिन बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा है सुनिए। हिंदू महिला का नाम महिला माने लिन लिथगो, दिमाग आ रहा है? महिला लिन थीन तो लिन लिथगो। सिविल मैरिज का नाम मैरिज नॉर्थ साउथ कोई हो जाता है, नॉर्थब्रुक है, नॉर्थ साउथ कोई भी मैरिज में हो गया। हिंदू विवाह अधिनियम, ये तो कैनिंग के समय है। दास प्रथा एलन बेरो। सती प्रथा कौन हो गए? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बाकी नवजात कन्या सर जॉन सोर। आपको ध्यान रखना कितना सोर होता होगा नवजात कन्या की हत्या होगी, तो इसलिए सर जॉन सोर। और बाल हत्या निरोध, तो ये आप देख लिए लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब इन बातों को जल्दी से नोट करेंगे, नीचे लिख दीजिए। 4 कॉलम बनाओ, एक में लिखो अधिनियम। हाँ, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद करना होगा, दोनों से संबंधित पूरी बात पूछती है। एक में लिखिए अधिनियम, फिर वर्ष, फिर लिखो गवर्नर जनरल या वायसराय, गवर्नर जनरल पब्लिक वायसराय, और एक में विषय। देखिए, संतोष कुमार का सर मुगल काल का क्लास कब से होगा? वही छोटे बच्चे वाली बात है। छोटका लिखोगे कैसे? कोई वो खिलौना लेता तो ले भी लेगा, कहेगा वो वाला, फिर वो चाट खा लेगा तो कहेगा वो खाएंगे, सब खाएगा। 3-4 जगह खाएगा तो कहेगा घरे जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। वैसे 5-6 दिन और पढ़ना लेकर बाद अपने कहेगा घरे जाएंगे, सब हो गया। तो अभी 6 दिन आराम से पढ़, क्या होगा कब होगा पूछना बंद कर। 6 दिन चुपचाप 31 तक पढ़ो, 31 को बतियाएंगे तो अपने कहेगा घरे जाएंगे, कुछ नहीं यार। अधिनियम में लिखो नवजात कन्या की हत्या, लोग बुढ़ारी में भी बचवाने नियम करेगा। मॉडर्न कब होगा? जब मॉडर्न होगा तो कहेगा मेडाइवल कब होगा? मेडाइवल तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चिंता ना करना। जिसमें मेन भार है वो तो निकल गया, मेडाइवल में कौन भार है? अधिनियम नवजात कन्या की हत्या, वर्ष लिखो 1795। गवर्नर में है सर जॉन सोर। विषय साधारण हत्या के बराबर अपराध। साधारण हत्या माने जनरल मर्डर केस जो है उस मर्डर केस के जैसा इसको चला रहा है। साधारण तू क्या समझ रहा है? साधारण हत्या माने एकदम सिंपल हत्या, माने बाकी साधारण जो हत्या है वो मर्डर केस चलेगा। नीचे लिखिए बाल हत्या निरोध अधिनियम। या इसी को शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम कहें। बाल हत्या निरोध अधिनियम 1804। बाल हत्या निरोध अधिनियम 1804 लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें भी बस कुछ नहीं कीजिए, केवल ऊपर वाला को ऐसे मार दीजिए, यानी ऊपर वाला ही लग गया सधारण हत्या के बराबर अपराध। नीचे लिख दे सती प्रथा प्रतिबंध। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस साइड में लिख दीजिए राजा राम मोहन राय के प्रयास से। चलिए नीचे लिख दीजिए दास प्रथा प्रतिबंध। नीचे लिख दीजिए 1843 लॉर्ड एलन बेरो। इस साइड में लिख दीजिए दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध। यहां पूर्णतः शब्द है, पहला प्रतिबंध नहीं है। दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध। चलिए नीचे लिख दीजिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1856 लॉर्ड कैनिंग। इस साइड में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। नीचे लिख दीजिए सिविल मैरिज एक्ट। लिख दीजिए 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लिख दीजिए अंतरजातीय विवाह को मान्यता। अंतरजातीय विवाह को मान्यता। ये अंतरजातीय विवाह वाला बात समझ गया ना? दूसरे जाति के विवाह को सरकार चाहे कि भेदभाव खत्म हो जाए, जाति प्रथा खत्म हो जाए, तो जिस दिन चाहे कि खत्म हो जाए, लेकिन फिर जाति खत्म हो जाएगा तो फिर पॉलिटिक्स कैसे चले? फिर तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। सरकार केवल कह दे कि जो दूसरे जात में विवाह किया है उनके विवाह पर सरकार 1 लाख देगी और नौकरी में 20% रिजर्वेशन उनका हो। अरे 5,000 तो ऐसे ही लेने भी कोई नहीं। अरे नौकरी सबका पैर घिसता है, कहीं को मिलता नहीं है। हाँ, तो जैसे मिलता नहीं हो केवल अति है, वो करिए फिर कोर्ट से जाइए फलाना के जो 1 पेपर हो जाता है। और उसमें ध्यान दीजिए सरकार कुछ नहीं खाली कहे ना कि 10% नौकरी में आरक्षण, जिनको नौकरी नहीं लग रहा है अंतरजातीय विवाह कर लीजिए, भरिए आपको कम पे होगा। अब 10% रिजर्वेशन का मतलब समझ रहा है, केवल जो अंतरजातीय करेगा केवल उसका हो। एक बार लड़का जान जाए कि बीपीएससी में 62 नंबर पर अंतरजातीय वाला क्या होता है, तो फिर तो तैयारी कम, अंतरजातीय विवाह में ज्यादा तैयारी करे, तो उसमें इससे होगा क्या, जाति प्रथा की संरचनाएं कमजोर होगी। तो यहाँ पे वही चीज है, सिविल मैरिज एक्ट उसी के अंतर्गत। नीचे लिख दीजिए शारदा अधिनियम। क्या बोल रहा है? ठाकी पड़ता तू आएगा गवर्नर जनरल में। नीचे लिखे शारदा अधिनियम, लिखे 1930 लॉर्ड इरविन। इस साइड में लिखिए
लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित, पहले 12 था फिर 14 किया। लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित, न्यूनतम शब्द लगा देना, नहीं तो होगा कि विवाह का 14 साल निर्धारित, 15 हो गया तो विवाह नहीं होगा, न्यूनतम छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित। अगला नंबर लिख दीजिए, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937, लॉर्ड लेनलिथगो लिख दीजिए, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार। महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार लिखा गया सबसे। 4-5 लाइन वहां छोड़ दे और अब हेडिंग दे दीजिए ब्रिटिश आर्थिक नीति, हेडिंग दे ब्रिटिश आर्थिक नीति, और ब्रिटिश आर्थिक नीति के बाद इधर का फेस खत्म हो जाएगा। तब गांधी जी वाला 2 दिन, एक दिन गवर्नर जनरल वायसराय, उस दिन पूरा बंधन जाएगा, उससे एक क्वेश्चन फिर गारंटेड जाएगा तुम्हारा, और तब क्रांतिकारी छोटे छोटे 2 स्टेप और चलेंगे। एक दिन हमको लगता है शिक्षा पर भी 1 घंटा ले लेंगे, शिक्षा से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, तो आपका पूरे पेज कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए, मुस्लिम में धर्म सुधार, अच्छा मुस्लिम में धर्म सुधार से प्रायः क्वेश्चन जनरली नहीं के बराबर रहता है, लेकिन चलिए उसमें हम लोग ध्यान दें, 1-2 दिन उसमें हम लोग चल देंगे। ऐसे मुस्लिम में आपको बताया, ध्यान दीजिए, मुस्लिम में आपको कई लोग आएंगे जो ज्यादातर शिक्षा से ही ओरिएंटेड रहे, तो उसमें शिक्षा से उसको जोड़ करके शिक्षा के टॉपिक में उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ब्रिटिश आर्थिक नीति हेडिंग दे दिया सब कोई। सो अब सबका ध्यान बोर्ड पे आए, ब्रिटिश आर्थिक नीति। देखो नाम से तो क्लियर पता चल रहा होगा, आर्थिक माने रुपया पैसा, रुपये पैसे की नीति के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भू राजस्व, भू राजस्व के बाद तब हम लोग दूसरा नंबर जो पढ़ेंगे वह होगा धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और तब हम लोग एक देख लेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। सुने अब सब लोग का ध्यान चाहिए। आर्थिक नीति आसान है और आर्थिक नीति को समझना ज्यादा है, क्योंकि आर्थिक रुपया पैसा वाला मामला है, और इसके अंतर्गत 3 सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मेन अभी हम लोग भू राजस्व को ही ज्यादा समझेंगे। इन दोनों पर बहुत ज्यादा समझना नहीं है, थोड़ा समय ही कंप्लीट हो जाएगा, और आज इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए तीनों टॉपिक, पहले ब्रिटिश आर्थिक नीति में नीचे डैश देख दो, भू राजस्व, धन का बहिर्गमन, और फिर कृषि का वाणिज्यीकरण। भू राजस्व, धन का बहिर्गमन और कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, भू राजस्व, धन का बहिर्गमन और कृषि का वाणिज्यीकरण। नीचे हेडिंग दो बड़ा सा, भू राजस्व, बड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, भू राजस्व। चलो कलम रख दो। भू राजस्व पे आपको खूब बढ़िया से समझना है। देखिए अब चाह रहे हैं कि खूब बढ़िया से आपका ध्यान यहाँ पे आए, और जिन बच्चों का ध्यान हमारे साथ बढ़िया से आएगा वो लोग अच्छा समझते चले जाओगे। देखिए आप सभी को याद है 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, सुनते जाना बढ़िया से। बक्सर की लड़ाई में आपने देखा कि अंग्रेज विजयी हुए, और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में द्वैत शासन स्थापित की गई, और सत्ता की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। पैसा कैसे आएगा, अंग्रेज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अंग्रेजों ने जब द्वैत शासन प्रणाली में दीवानी को प्राप्त किया तो प्रारंभिक 7 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य में भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी, मुगल साम्राज्य में पैसा कलेक्शन के लिए कई अधिकारी थे, जिसका नाम खूत, मुकद्दम और चौधरी था। खूत, मुकद्दम और चौधरी, आप मुगल काल में देखोगे ये तीनों भू राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी हैं। उन्हीं अधिकारी में इन सभी की संख्या हिंदुओं की ज्यादा, और इन अधिकारियों की सहायता से ही अंग्रेज भी 7 साल तक टैक्स लेते रहे। जब 7 साल हो गया तो इसमें हम लोग देखें, इसमें 1765 में 7 साल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1772 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, सुनना बहुत ध्यान से समझना है, वारेन हेस्टिंग्स अब दिमाग लगा रहा है कि बहुत दिन हो गया, हम कुछ नया करेंगे, ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे। इसके लिए इसने क्या किया, एक नई प्रणाली लाया जिसको इजारेदारी प्रथा कहते हैं। इजारेदारी प्रथा का मतलब क्या था, इसने जमीन को 5 वर्षों के लिए इजारा ठेका प्रणाली शुरू की। 5 वर्ष के लिए कोई खास भूमि में कौन कितना टैक्स देगा, अधिक से अधिक जो बोली लगाएगा उसी का सार हो जाएगा। कल्पना करो, मान लो ये गांव है, पहले इस गांव से मान लो कि इसको 50,000 टैक्स आते थे 1 साल, अब 5 साल में ये हो गया 50 गुने 5 2.5 लाख टैक्स। ध्यान दीजिए, वारेन हेस्टिंग्स क्या किया 72 में, कहा कि पूरा जो मोहल्ला गांव देख रहे हो, इससे 5 साल में टैक्स कौन हमको ज्यादा देगा, वो सब आमंत्रित हो, डाक लगेगा, बोली चलेगी, इजारा मिलेगा। इजारा का मतलब तुम पैसा उतना दे दो, 5 साल के लिए हम जमीन दे देंगे, और फिर 5 साल बाद जमीन छोड़। अब यहाँ पे 5 साल के बोली में कोई आदमी कहा 2.5 लाख, कोई कहा 4 लाख, कोई कहा 5 लाख, कोई कह दिया 8 लाख, तो हुआ गुड 8 लाख, तुमको 5 साल के लिए मिल गया, हमको 8 लाख दे दो। अब 8 लाख हम एक ही बार ले लिए, 5 साल के लिए उसको खेत मिल गया, और तुम समझो कि इन लोगों से कैसे वसूल करोगे, वो तुम्हारी ड्यूटी। अब ये वारेन हेस्टिंग्स 72 में 5 वर्षीय ठेका दिया, फिर इसको लगा कि 5 साल में एक बार जोड़ घटाव करके रुपया ज्यादा हो जाता है, 1 साल के लिए ठेका देंगे तो और बोली टाइट लगेगी, क्योंकि 1 साल ऐसे 5 साल के बोल रहे थे, एक बार 5 साल का पैसा, 1 साल का बोलेंगे तो आदमी को कम पैसा भी लगा, और हम 5 साल में ज्यादा कमाते भी रहेंगे, हर साल बोली बढ़ाते भी रहेंगे। तो अगले 5 साल जैसे ही पूरा हुआ 1777, तो हुआ कि नहीं 5 साल नहीं 1 वर्ष का ठेका दिया जाएगा। 1-1 साल का ठेका शुरू हुआ, और 1-1 साल के ठेका ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की खेती को बर्बाद कर दी, क्योंकि जो व्यक्ति 1 साल के लिए ठेका लेता था वो भावनात्मक रूप से किसानों से उसको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ इतना ही जानता था कि इतना बोली लगा के ठेका लिया तो उससे ज्यादा वसूल करना। किसान त्राही माम कर रहा है कि हुजूर कुछ नहीं हुआ है, तो उसका गाय भैंस सब खोल के ले जाएगा, नहीं कुछ हुआ है दरवाजा पर, नहीं काहे हो, अकाल काल हम नहीं जानते, हमारा तो पैसा लग गया। और हर साल चेहरा बदलते रहने से कृषि क्षेत्र में बंगाल, बिहार में तबाही आ गई। इस तबाही को 1793 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस रोकने का काम करता है, और यहीं से ये भू राजस्व की मेन प्रणाली शुरू होती है। आपको उसके पहले भी इन बातों को सीखना था। 1793 ईस्वी में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो देख रहे हो, ये इंग्लैंड के जमींदार परिवार से, और बंगाल में भी जमींदार है, जमींदारी की ड्यूटी है, साल भर के लिए जो ठेका लिया वही जमींदार है, अगले साल जमींदार चेंज हो। तो कॉर्नवालिस की थोड़ी सहानुभूति जमींदारों की तरफ थी, और अचानक एक झटके में ही इसने पूरे 93 में नियम ही बदल दिया, इतना बदलाव कर दिया कि सोच भी नहीं सकते हो। इसने सीधा कहा कि जो 1 साल के लिए ठेका जिसको मिला है वही जमीन का मालिक है, और हम उसको सिर्फ जानते हैं, और इस प्रणाली को जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अब यह बंदोबस्त अस्थायी हो गया, न 5 साल का न 1 साल। अब 5 मिनट अस्थायी बंदोबस्त समझना हो, इसको बढ़िया से नहीं समझोगे तो बातें समझ नहीं आएगी कि है। अब 5 मिनट ध्यान दे दोगे तो बहुत गहराई में तुम्हें बातें बताएंगे, लगेगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया। अब सुनना जरा ध्यान से, पीडीएफ नहीं था तो पीडीएफ नहीं है तो लेट लगेगा, लेकिन चलो समझ को जाओगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या है,
जमींदारी प्रथा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, कहा कि जो जमीन है अब सब जमींदारों का है, किसानों का कुछ नहीं। इसमें किसानों का था और अब है कि नहीं, जो है वो सब जमींदार का। इसने कहा कि अब सभी जमींदार, सबसे अच्छा टैक्स हमको 1789-90 में 1 साल के ठेका में लगा था, यही वैलिड। देखो आधार वर्ष बनाया गया, तो आधार वर्ष भी पूछा जाएगा। जमींदारी प्रथा का बेस ईयर क्या है? 1789-90, लागू 93 में, लेकिन बेस ईयर इसमें जो बनाया गया 89-90 को बेस ईयर बनाया गया। हाँ, सुधार लोगे तो हम लोग ध्यान दीजिए, 89-90 जो देख रहे हो उसका आधार वर्ष, और ये आधार वर्ष बेस ईयर है। इस ईयर को कहा गया कि यह ईयर में जो किसान दिए थे वही जमींदार जो दिए थे परमानेंट यही देना है। बड़ा आश्चर्य होगा कि 1956 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो, तब तक यही नियम रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं। ये एकदम स्टैटिक नियम है जमींदारी प्रथा, स्टैटिक माने एकदम फिक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं। थोड़ा गंभीरता से सुनो, इसकी बेसिक बात समझो। मुगल के समय क्या था वो सुनो, और तब इस बातों को समझोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। मान लो कि यह एक 100 बीघे का गांव है, 100 बीघे का एक गांव है, जिसमें एक व्यक्ति अमीर है, उसके पास 20 बीघा है। तो बोलो 20 बीघा एक आदमी के पास है, बाकी कितना बचा? 80। इस 80 बीघा में यहाँ कई किसान है, इस 80 बीघा में कई किसान है। आज भी आप गांव में देखोगे तो पूरे गांव में होगा कि फलाना बाबू के 8 बीघा है, बाकी का 2 बीघा का, 4 बीघा का, 3 बीघा का करने वाला बहुत सारे। अब इसमें क्या चलता था, अंग्रेज पहले क्या करता था या मुगल बादशाह क्या करता था, इस 20 बीघे वाले को कहता था कि तुम जमींदार, लैंडलॉर्ड, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इन सभी से टैक्स वसूल करना और वसूल करके हम तक पहुंचा देना, ये तुम्हारी ड्यूटी। बदले में हम तुम्हारा इस 20 बीघा का टैक्स नहीं लेंगे, और जो वसूल के पैसा लाओगे उसमें भी कुछ कमीशन देंगे। बाकी जमीन किसानों का है। किसान अगर चाहेगा कि हमारी बेटी का विवाह है तो इसके पास 2 बीघा जमीन है, तो गांव में अनाउंस करेगा कि 1 बीघा हटाना चाहते हैं, तो अगला कहेगा दे दो हमको, पैसा दे देगा, 1 बीघा इसका बेच सकता है, ये अपने में बेचते उचते रह सकता है। लेकिन जिसका जमीन होगा वो टैक्स फिर इसको देगा, ये टैक्स यहां देगा। ये पहले 93 की बात समझो तो गहरा समझो। कॉर्नवालिस एक झटके में कहा कि इसका कुछ नहीं है, टोटल 100 बीघा जमींदार का है। तो एक झटके में किसानों का कुछ नहीं, सब आया, सब किसान को कहा कि बस तुम्हारा कुछ नहीं, जो है जमींदार का है, हम सिर्फ इसको जानते हैं। जमींदार जिसको दे देगा कि मालिक हमारा 4 बीघा ले लो तो तुम्हारा है 4 बीघा, जमींदार दिया है, तुम समझो जमींदार के कहा नहीं, हमको इतना ही मतलब है कि 100 बीघे से 1789-90 में कितना रुपया जमींदार दिया था उतना रुपया दे देना है, तो तुम्हारा फिक्स है। अब अगला 500 बीघे का अलग जमींदारी है, इस समय इतना रुपया था, हमको दे दोगे, उसका अलग जमींदार हो। अब दूसरा, जितने सार्वजनिक क्षेत्र थे, सार्वजनिक का मतलब आपके गांव में भी ढीबरा होगा, टीला होगा, चौराहा, गाय चरता है, भैंस चरता है, वो सब क्षेत्र है, तालाब है, पोखर है, गैर जमीन सब देखा, ये सब कहा जमींदार का होगा, सब जमींदार का होगा। इसलिए जमींदारी प्रथा में पोखर जमींदार का, ढीबरा जमींदार का, टीला जमींदार का, गैर कुछ नहीं है, सब जमींदार का। जमींदार जिससे चाहेगा खेती करेगा। ऐसा क्यों है भाई? कॉर्नवालिस स्वयं जमींदार है लंदन, उसको जमींदारी से सहानुभूति। अब तुम ही कोई लड़का टीचर बनो, अब फिर टीचर बनने के बाद एसडीओ बनो, तो तुम्हारा टीचर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा ही रहेगा। कोई टीचर आएगा तो बताओगे कि हम भी पहले वो करते थे, यही काम पढ़ा रहे थे, तुम्हारा एक सहानुभूति होकर लगेगा कि नहीं इनको पावर दिया जा सकता। कॉर्नवालिस यही काम किया, अंग्रेज के जमींदार की तरह भारत के जमींदार को जमीनों का स्वामी बना दिया। अब बताओ इन किसानों की स्थिति अच्छी होगी कि खराब होगी? खराब होगी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। ये सूर्यास्त कानून क्या है? तो इन्होंने कहा कि मान लो 1789-90 में 100 बीघा जमीन से तुम्हें 60 मन अनाज देना है, तो 31 दिसंबर को दे देना है, मांगने हम नहीं जाएंगे। 31 मान लो दिसंबर लास्ट समय है तुम्हारा, तो हम इंतजार सिर्फ करेंगे सूर्य डूबने का, बस 31 दिसंबर को सूर्य डूबा तो हम वही खाता बंद कर देंगे और कहेंगे कौन कौन नहीं दिया है जमींदारी जी, तो फलाना फलाना, तो उनकी जमींदारी नीलाम होगी। ये पूरे नीलाम होगा, ये पूरे नीलाम होगा। बोली लगाओ कितना जी, तो कोई कहेगा 60 मन से 75 मन, 80 मन, जो ज्यादा बोलेगा उसका हो जाएगा, तुम्हारा जमींदारी खत्म हो। जमींदारी खत्म ही होता था। कई लोग जान के जमींदारी नीलाम करवा देते थे। जान के क्यों कराते थे मालूम है? क्योंकि उनको ये मालूम रहता था कि ई वाला में बचत ज्यादा नहीं है, किसान सब गरीब है, 100 बीघा की जमींदारी है, सब जमीनें ऐसा है कि इसमें हम ले तो लिया 60 मन पर, और यहाँ पर खूब एकदम अंतिम रूप से किसान का नैरेटिव भी टिकते हैं तो 65 मन से ज्यादा नहीं जाता, तो 5 ही मन बचता है, 60 को दे देते। लेकिन फलाना जगह भूमि बड़ा उपजाऊ है, वहां 100 बीघा में ही 60 मन देना है और 200 मन होता है, वहां किसान भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो इंतजार में रहते थे कि अच्छा वाला कहीं कोई बिके तो ले लें। अब अच्छा वाला कहीं बिक रहा है तो अपना वाला में सब पैसा तहसील लिए, और तहसील करके 31 दिसंबर तक चुपचाप शांत रहे, दिया ही नहीं, इतना पैसा हो गया। उस समय जमींदारों पर कोई केस नहीं चलेगा, जमींदारी छीनी जाएगी, चलो इतना पैसा तो लिया हुआ है, और दूसरा का बेच रहे हैं, तो जहां बेच रहे हैं आगे बैठे हुए हैं, बोलिए इतना मन लीजिए, लाइए दे दीजिए, तो खराब वाला हटा के अच्छा वाला। जमींदार भी ऐसा खेल करते रहते। जमींदारी प्रथा इस समय इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो जमींदारी प्रथा थी वो जमींदारी प्रथा कैसा है, तो ये पूरा परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक पावर दिया। आनुवांशिक पावर का मतलब समझ रहे हो? आनुवांशिक पावर का मतलब अगर किसी राजा को 4 बेटा है, 100 बीघे का जमींदार है, तो ऑटोमेटिक हो गया 25-25 बीघा, चारों बेटे का जमींदारी होगा। जब वो मरेगा तो ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा। अब इसमें कोई एक बेटा कहेगा कि जी हम टैक्स नहीं देंगे, तो उसका 25 बीघा नीलाम होगा, बाकी का रहेगा, जो बदमाशी करेगा खाली उसका जाएगा, बाकी का रहेगा। अब जमींदार भी कहे कि हुजूर एक दिक्कत है हमारे लिए, तो आप 31 दिसंबर के सूर्य के अस्त देख के घंटी बजा देते हैं, और कोई किसान हमको पैसा नहीं देता है तो हम क्या करें? अंग्रेजों ने जमींदारों को पावर दिया कि नहीं कैसे देता है, जो नहीं देता है किसान, जमींदार उनकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये देखो पावर, थाना में भी जाने का जरूरत नहीं है। जमींदार को काम है लठैत 50 को रखिए, जो किसान को आप दिए हैं खेत अगर नहीं दिया टैक्स, 100 रुपया भी बाकी है और घिघिया रहा है कि मालिक नहीं, तो उसको कहिए कि हमारा सूर्य डूबेगा तो तुम्हें भागीदारी लेगा, हमारा जमींदारी चला जाएगा, गाय खोलो, भैंस खोलो, पूरा संपत्ति ले लो, क्यों नहीं दिया, सब छीन सकते। अब समझ रहे होगे कितना ज्यादा शोषण होता होगा इस जमींदारी प्रथा। अब इसीलिए जमींदारी प्रथा इंपॉर्टेंट बात है। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में 3 पद्धति चलेगा, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। सबसे ज्यादा किसमें चलेगा? रैयतवाड़ी की, जमींदारी की, महलवाड़ी सबसे ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना है कि जमींदारी प्रथा ब्रिटिश भूभाग में केवल 19% क्षेत्र में लागू हुआ, ओनली 19%। बस अंग्रेज सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र में लागू किया और बाकी कहीं भी इसको लागू नहीं किया। सबसे बड़ा कारण सुनो, क्यों नहीं किया? मजेदार बात देखो, कारण समझना। कई लड़का सब थ्योरी नहीं समझता, वो खाली रटवा रहता है। 1793 जमींदारी प्रथा स्थायी बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और गहराई में क्वेश्चन डाला ना, ये सब सुना इसलिए रहा है कि गहराई का क्वेश्चन डालेगा, गया कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तुमको देखा जमींदारी प्रथा के बारे में कौन सही नहीं है, कौन सही है, तो तुम्हें ये जो कहानी सुना रहा है इससे कितना गहराई का क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, जमींदारों के बारे में हम लोगों ने देखा कि इस तरह का सिस्टम इस समय, बोलो पोखर तालाब सब किसका है? सब जमींदार का है। इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है वो सुनिए। अगर मान लो कि इस जमीन से 60 मन देना है, हो सकता है किसी वर्ष खेती में बहुत बढ़िया 500 मन उत्पादन हुआ,
तो अंग्रेज कहता है हमको 89-90 से काम है और इसीलिए 60 मन दे दो। तो अंग्रेज के यहाँ गया 60 मन और जमींदार के यहाँ गया 440 मन। ये देखो जतरा होता था, अंग्रेज से ज्यादा जमींदार कमा लेते थे कि यह बहुत बढ़िया जतरा, इसको दिया 60 हमको हो गया 440। नुकसान, अगर अकाल आ गया कुछ नहीं हुआ तो जमींदार चिट्ठी भेजता था कि जी केवल घास हुआ, तो उधर से अंग्रेज चिट्ठी भेजते थे घास बहुत अच्छी चीज है, उसको बेच के 60 मन का उपाय करो, हम कुछ नहीं जानते हैं, ज्यादा भी होता है तो रखते हो ना, तो कम भी हुआ तो हम सब नहीं जानते, इतना देना है। मतलब इससे एक गारंटी थी कि मुझे इतना चाहिए तो चाहिए, ज्यादा होगा तब भी इतना ही चाहिए, कम होगा तब भी इतना ही चाहिए, और ये आजाद भारत तक इतना ही चाहिए। ये देखो इस भेज में उत्पादन के बढ़ने से अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं था, उत्पादन के घटने से उन पर कोई प्रभाव नहीं था। देखो इस बार का क्वेश्चन यूपीएससी में दिया कि जमींदारी प्रथा पर कौन सा कथन असत्य है, और उसमें इस गहराई लेवल का चॉइस था। अब जो लड़के जमींदारी प्रथा को बढ़िया से नहीं समझ रहेगा तो गहराई लेवल तो खाली जमींदारी तो उसको दो ही बात याद आती है, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, और दोनों छोड़ के बाकी कहानी है तो गायब है। अब बताओ जमींदारी प्रथा बिल्कुल क्लियर है सबका। अब यहां से शुरू कर रहे हैं रैयतवाड़ी, ध्यान से समझना आप, तीनों प्रणाली पहले समझा देंगे, भू राजस्व क्लियर, फिर भू राजस्व लिखाएंगे, तब हम लोग दूसरा नंबर क्या चलेंगे, धन का बहिर्गमन, छोटा सा सेक्शन है उसको देखना है, और तब तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे थोड़ा कृषि का वाणिज्य करेंगे, तीन उसके आर्थिक इंपैक्ट। अब ध्यान से समझें, दूसरा नंबर का नाम है रैयतवाड़ी। हाँ 19% पर ही क्यों लगाया, क्योंकि अंग्रेज जहां प्रारंभिक जीता था वहीं लगाया, और वहां अंग्रेजों ने देखा कि नुकसान क्या है, जितना हमको देता है उससे ज्यादा जमींदार कमाता है। इसमें देखें ना, उत्पादन बढ़ने से भी अंग्रेज को कहा लाभ। हम फिक्स कर दें कि एक हमारा मान लो मकान है, और मकान में हम शुरू में किए कि 5 साल के किराया एग्रीमेंट, बाद में किया कि नहीं साल भर के किराया, साल भर के बाद सब सामान निकाल के रोड पर चलो, अब फिर हम अपना बोली लगवाएंगे कि रूम का कौन ज्यादा देगा, जो बोलेगा उसको दे देंगे। लेकिन एक बार हम देखे क्या कि कोरोना आ गया, पिछला बार लगा हुआ था 800 में फ्लैट, अभी मोहल्ला में 2 रोगी मिल गया, अब अगला साल खाली करके हम कहेंगे बोली लगाओ जी 800, आदमी कह रहा है 80 रुपए में दोगे तो रहेंगे, मोहल्ला में कोरोना फैला। तो इससे क्या होगा, हमको लगेगा कि हर साल ये गारंटी नहीं है कि अगला साल कोरोना आएगा, मलेरिया आएगा, फलेरिया आएगा, मोहल्ला में क्या होगा, और उससे मेरा इनकम फिक्स नहीं रहेगा, तो हम एक अस्थायी प्रबंधन कर देंगे कि 700 अब फिक्स है, कोरोना में कोरोना में हैजा में कुछ भी हो इतना देना है, अब तुम्हारा इनकम ज्यादा आएगा तो 700, कमाएगा तो 700, हम तुमको दे दिए, तुम किसी को किराया लगा, अब तुम जितना में किराया लगा तुम समझो। अब बाद में हमको मालूम चला कि किराया से तुमको आ रहा है 70,000, हमको दे रहा है 700, तो इस साइड का जब फ्लैट खाली होगा तो तुमको पूछेंगे, कहेंगे ना ये दूसरा भी डायरेक्ट हम पैसा तहसील लेंगे, ये दूसरा के देते हैं तो दूसरा तो बहुत हैवी किराया तहसील के, अपने जितना रख लेता है उससे कम हमको देता है, तो वही डायरेक्ट तहसील वाला नियम का नाम है रैयतवाड़ी। बात समझो, ये रैयतवाड़ी क्या है, बात समझ में आया सबको? तो देखिए रैयतवाड़ी को भी समझाएं, पहले समझना, 2 मिनट जहां ध्यान दे देगा तो बातें क्लियर हो जाएगी, सुनेंगे ठीक से। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या है ठीक से समझना। देखो ये है क्या, रैयत का अर्थ किसान होता है, पहले क्या था, ये सभी किसान है, और इन सभी किसानों के हेड जमींदार, ये किसानों से जमींदार टैक्स लेंगे, ये अंग्रेज ऊपर इनसे टैक्स लेंगे, ये जमींदारी प्रथा। रैयतवाड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदार हट जाओ, बीच का माध्यम में जो तुम कमाते हो वो भी फायदा हम ही को हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया, और इसीलिए डायरेक्ट सब किसान मेरे पास एक अधिकारी बनाएंगे, कलेक्टर, वो कलेक्ट करेगा, उसको हम लोग डीएम भी कहते हैं, उसका नाम पहले कलेक्टर था, उसी की ड्यूटी थी पैसा तहसील। दूसरा देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, रैयतवाड़ी क्यों लाया, तो एक तो था कि बंगाल बिहार उड़ीसा में जो जमींदारी का ट्राई हुआ तो उसमें देखा गया कि किसान बर्बाद हो, जमींदार अनावश्यक रूप से किसान पर दबाव डाले, किसी का भैंस खोले, किसी का गाय खोले, किसी को कोई तरह का कब्जा कर ले, जमीन कब्जा कर ले, खेती का विकास नहीं हो। अंग्रेज चाह रहे थे कि खेती का मेरे यहाँ डेवलपमेंट, किसान को भी कुछ ठीक स्थिति रहे। क्यों चाहते थे, क्योंकि वही धन के बहिर्गमन में तुमको समझाएंगे। 1858 के बाद अंग्रेज के यहाँ औद्योगिकरण हो चुका है, और जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका है उसको हम देखो धन का बहिर्गमन को 3 चरण में बांटे। पहला उनकी वाणिज्यिक चरण है, बिजनेस का सिलसिला, एकाधिकार, फ्रांसीसी हटाओ, फलाना हटाओ, इसके चक्कर में उड़ते हैं। दूसरा औद्योगिकरण हो जाता है तो उनका एक ही चक्कर है, सामान बेचो, और भारत को ऐसा तैयार करो कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाए, और सामान बेचो भाई, तो किसको बेचो, भारतीय किसान उजड़ा हुआ। अब इतना किसान गरीब है कि उसको दिखाएंगे कि फुल पैंट और शर्ट के कपड़ा एकदम सस्ता 100 रुपया ना, हम गमछी लपेट लेते हैं, वो गमछी बांधे रहते हैं, उसको कितना पूछा है तो पैसे नहीं, वो ऐसे ही खुला बदन ही रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। गांव के किसान को देखोगे जिसकी स्थिति खराब है उसको कितना समझाओगे कि कुर्ता तू कपड़ा भी दोगे तो डाल देगा बक्सा में, सिलाएंगे तो वो लगेगा पैसा, और सिला के पहनेंगे तो धोने में भी तो साबुन लगेगा, इससे बढ़िया ऐसे ही। देखो यहाँ तक भी कई गरीब किसान सोचते हैं, और अंग्रेज को यही लग रहा है कि हम अगर किसान का ही सब पंख नोचे रहेंगे तो ये खरीदेगा क्या, उसको कुछ समृद्ध बनाना। इसीलिए दक्षिण के इलाका में वो नहीं चाह रहे थे कि लाभ, दूसरा इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या बताए कि इसमें फायदा अंग्रेजों को नहीं होगा, उसको एक फिक्स इनकम मिलेगा, लाभ अगर होगा तो भी जमींदार को मिल जाएगा, ये तो लाइन क्लियर है। तीसरा सबसे बड़ी खराबी थी कि जिस प्रकार की उपजाऊ भूमि हमारे बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में है वैसी उपजाऊ भूमि दक्षिण भारत में नहीं है। यहाँ 1 बीघे में अगर फिक्स है कि तुमको 16 मन देना है तो देना है, सब भूमि का लगभग लेवल एक है। दक्षिण में कुछ भूमि बहुत उपजाऊ है, कुछ एकदम पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ ज्यादा है, तो आखिर 1 बीघा में 16 मन देना है, और मालूम चले कि कई व्यक्ति का जमीन ही ऐसा है कि 1 बीघा में 5 ही मन होता है, तो कहेगा कि देना कितना है 16, आप नहीं करके देखिए ना सर, 5 से ज्यादा होता ही नहीं, तो अंग्रेजों को लगेगा कि जाए तो गड़बड़ है। तो इसके लिए दक्षिण में भू राजस्व तहसील बहुत मुश्किल काम। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रीड, बहुत बढ़िया से समझना। उसके पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम हैदर अली है, और ये तमिलनाडु के, आपको याद होगा डिंडुगुल क्षेत्र में वो प्रधान रहा, तो तमिलनाडु में, सुनना पहले मद्रास तमिलनाडु, उसके पहले तमिलनाडु में ही पहला प्रयास हैदर अली ने किया था, किसानों को कहा कि डायरेक्ट हमें टैक्स दो, बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा, और उस चीज को रीड ने देखा कि नहीं लाभदायक है। रीड ने पहला ट्राई किया, और जिस समय रीड ट्राई कर रहा था उस समय डीएम के रूप में हेक्टर मुनरो थे, और मुनरो ने रीड का जो सिस्टम देखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुड, बहुत बढ़िया तुम्हारा यहाँ कोशिश। हाँ थॉमस मुनरो, और थॉमस मुनरो ये जो देख रहे हो ये यहाँ जिलाधिकारी, अब यह थॉमस मुनरो यहाँ से जिलाधिकारी के रूप में हट करके चला गया लंदन, फिर लंदन से यह स्पेशल बन के नीचे जब आया कि गवर्नर, तो ये पहले से देखे हुए था ही सिस्टम 1830 में इसने भी नीचे के सिस्टम में जो रीड ने स्थापित किया था उस व्यवस्था को ये पूरे ला दिया कि अब बताओ अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेंगे, किसान को ही रैयत कहा गया, रैयत के द्वारा डायरेक्ट टैक्स देना रैयतवाड़ी कहलाता है। इस साइड में देखो एक और सिस्टम समझ लो, इस समय जमींदार की ड्यूटी थी सबसे टैक्स वसूल करके अंग्रेज को देना। कैसे देते थे, तो इस समय 1/10 और 11/10 था। 1/10 और 11/10 समझ रहे हो, 1/10 और 11/10 का मतलब, हाँ सॉरी 10/11, हाँ सॉरी, हाँ 10/11 और 1/11, हाँ ध्यान दे, तो 1/11 और 10/11 पूरे हिस्से में इतना हिस्सा उनको चाहिए। और ये ध्यान से समझिए, ये आपका जमींदार वर्सेस अंग्रेज है। यहां पर जो तुम देख रहे हो इनके सिस्टम को समझो, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग का सिस्टम है कि डायरेक्ट सीधा सीधा किसान ही देंगे, और रीड वाला जो सिस्टम है जान के असर होगा 70% तक भू राजस्व लगा दे कि जो बीच में मारता है जमींदार वो भी जमा करो। लेकिन एक फायदा इन लोग किए, भूमि का श्रेणीकरण की, सर्वे किए, और दक्षिण में भूमि 3 प्रकार का बांटे, जो अच्छी भूमि है ज्यादा टैक्स, कम भूमि मध्यम है कम टैक्स, खराब भूमि है सबसे कम टैक्स।
कोई किसान अच्छी भूमि बेच के खराब खरीदने लगे। क्यों? अच्छी भूमि में टैक्स भी बहुत अच्छा था, तू कहीं से बढ़िया खराब के उसमें जोर लगा देंगे कसके तो टैक्स कम बचेगा ज्यादा। बात समझ? तो इसमें अब ये संशोधन ही रहा तो देखे कि अच्छी भूमि में अच्छा टैक्स, मनमानी ज्यादा लगा लिए तो कई लोग छोड़ करके इधर चले गए, इसकी खराबी भी आई। बाद में यही चीज बंगाल के क्षेत्र में, सॉरी बंगाल के मुंबई के क्षेत्र में हेड बने एलिफिस्टन ने भी इसी को लागू किया और बाद में असम के क्षेत्र में भी यही लागू हुआ और पूरे ब्रिटिश जो भूभाग देख रहे हो उसका लगभग 51% हिस्से में यही सिस्टम लागू हुआ। सबसे ज्यादा कौन रहा? रैयतवाड़ी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तीनों सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन है? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंबई में स्थापित कौन की? एलिफिस्टन। एलिफिस्टन के नाम से यहां भी सिनेमा हॉल एलिफिस्टन सिनेमा हॉल था पहले। तो एलिफिस्टन आपको ध्यान रखना है कि एलिफिस्टन बंबई में इसको लागू किया। बताओ मद्रास में कौन लागू किया? पहली बार कहेगा तो रीड का नाम पहली शब्द नहीं रहेगा तो कौन होगा? मुनरो। पहला शब्द नहीं रहेगा तो मुनरो। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे तीसरी व्यवस्था समझे, इस व्यवस्था का नाम क्या है? महालवाड़ी। और महालवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में किया। अपने समस्त भूभाग जितने उसका देख रहे हो उसके 30% भाग में महालवाड़ी व्यवस्था की। तीनों लाइन क्लियर होना चाहिए। 19% जमींदारी, 51% रैयतवाड़ी और 30% महालवाड़ी। सजाने भी आगे तो क्लियर है। ये महालवाड़ी क्या है? महाल का अर्थ गांव होता है। ध्यान दीजिए, महाल माने क्या होता है? गांव। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या किया गया? गांव को ही राजस्व की इकाई मानी। इसमें देखो दोनों में, रैयतवाड़ी में अब आप सोच के बताओ इस समय, अब बताओ जो सार्वजनिक भूमि है, तालाब, चारागाह जिस पर भैंस चलेगा, वो किसको दिया जाएगा? बोलो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में तालाब, चारागाह ये सब सरकारी भूमि किसको दी जाएगी? जमींदारी प्रथा में किसको है? जमींदार को। रैयतवाड़ी प्रथा में तो ये अंग्रेज को है, किसी को नहीं मिला। हाँ सुनना, इसलिए पूछता है, जान रहे रैयतवाड़ी में सब किसान मार दे। किसान को सिर्फ भूमि मिला। इस समय भूमि किसान को क्यों मिल रहा है? कारण सिर्फ एक है, किसान का व्यक्तिगत स्वामित्व होगा तो उनके पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो वो इंग्लैंड के सामान को खरीदेंगे। इंग्लैंड साबुन का खोज करेगा तो साबुन कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा है, नहीं तो मिट्टी से बाल को धो ले। बात समझो, गांव में मिट्टी से रगड़ के धो रहा है, अब पैसा आएगा तो उसको लगा कि नहीं मिट्टी से अच्छा साबुन है, और पैसा आएगा तो उसको साबुन से अच्छा शैम्पू लगेगा। पैसा का खेलना है, पैसा नहीं आएगा तो मिट्टी से ही रगड़ेगा और कहेगा शैम्पू से बढ़िया तो यही अच्छा लग रहा है। कब पैसा नहीं है तो उसको यही अच्छा लगेगा। अंग्रेज इसीलिए चाह रहा है कि इनकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध हो। और आपको ध्यान रखना है कि इस समय तालाब, चारागाह इस सब का स्वामी किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? अंग्रेज को। इस समय किसानों को नहीं है, अंग्रेज को है। अंग्रेज जिसको देगा वो डायरेक्ट उससे अधिक राजस्व वसूल करेगा। इसमें सुनिए, महाल का मतलब है गांव। पूरे गांव राजस्व का हेड है और एक गांव का प्रधान बनाए जाएंगे जिसकी ड्यूटी होगी पूरे गांव में जिसको चाहो जमीन आवंटित करो, कोई जमीन पड़ती ना रहे और इस गांव से इतना हमको चाहिए, गांव मिला के देना नहीं देगा, पूरे गांव नीलाम करेंगे। अब मजाल नहीं है कि किसी को खेत मिला है तो बिना रोपे देवी स्थान में ताश खेले। तुम्हें बताओ, गांव भर के मिल की जिम्मेदारी होगी तो सबको मिलकर टैक्स देना है, तो जो नहीं रोपेगा उसको लोग शांति से गांव वाला बैठने देगा? काजी हुआ का नहीं, जल्दी से टैक्स हमको देना पड़ेगा। सब उसको इतना बोलेगा कि रोप लो तब खेलो, बिना रोपे शांति से नहीं जीने देंगे। अंग्रेज इसीलिए महालवाड़ी किया। इसमें महाल का अर्थ जो गांव है, गांव का एक प्रधान जो होता था, ये मत समझना कि जस्ट लाइक जमींदार। हाँ, इसको भी प्रधान वही पावर है, नहीं कोई किसान कर रहा है, संपत्ति जब्त कर सकते हो, दूसरे को दे सकते हो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जमींदारी प्रथा में वहां अंग्रेजों की इनकम फिक्स थी, एक खास आधार वर्ष के अनुसार से निश्चित था, जो न बढ़ता था न घटता था। महालवाड़ी व्यवस्था में इनकम अंग्रेज तय करते थे कि इतना लगेगा और ये वृद्धि के क्रम में रहता था। दोनों में अंतर समझ में आया? महालवाड़ी और जमींदारी में बेसिक अंतर क्या है? दोनों में एक वर्ग है जो सबका प्रधान, दोनों में एक वर्ग है जो बहुत पावर लिए हुए किसी को हटा सकता है। लेकिन जमींदारी प्रथा में जमींदारों की इनकम अंग्रेजों को जितना देना था वो फिक्स था, बाकी उसका था। हाँ, उत्पादन के अनुसार नहीं था, आधार वर्ष के अनुसार, बिना आधार वर्ष के एक ईयर फिक्स था जब ठेका लग रहा था तब। हाँ, महालवाड़ी में अनुमान विधि था। अंग्रेज के डीएम अनुमान करते थे कि इसमें ज्यादा हो रहा है जी, दे रहे हो इतना ही, अगला साल से इतना हो जाएगा, पूरे गांव में कितना देगा। बस ये अनुमान विधि चलता था और वो आधार वर्ष से फिक्स विधि से चल रहा था। दोनों में बस इतना ही बेसिक अंतर है। और इसमें हॉल्ट मैकेंजी ये इसके संस्थापक, हॉल्ट मैकेंजी ये इसके संस्थापक हैं। सब 1819-20 के आसपास सभी ट्राई है, लेकिन हॉल्ट मैकेंजी का जो देखोगे वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा। मेन विलियम वर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है 1833 में, वो महालवाड़ी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो इसीलिए मैकेंजी और वर्ड ये दोनों दो चॉइस में अगर है तो एक से अधिक सही आंसर जाएगा। अब तीनों व्यवस्थाओं को आप बढ़िया से समझ गए। अब बताइए, जमींदारी प्रथा में जमीन का हेड कौन? जमींदार। रैयतवाड़ी में किसान, महालवाड़ी में गांव। जमींदारी प्रथा के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी के रीड और मुनरो, मुंबई में एलिफिस्टन। कितने भाग में? 51%। महालवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड। अब ये तीनों व्यवस्थाएं क्लियर है आपको। अब इन तीनों को लिखा दे तो क्या भू राजस्व बनेगा ना? सबसे लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिख दीजिए भू राजस्व, नीचे लिख दो डैश देके। 1765 में इलाहाबाद की संधि से, 1765 में इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ और अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई। नीचे देखिए, 7 वर्षों तक भू राजस्व संग्रह के लिए दीवान नहीं बताए थे। अंग्रेज में दीवान, अंग्रेज में से दीवान, बंगाल के गवर्नर में इंपॉर्टेंट होगा। इस समय दीवान इंपॉर्टेंट नहीं और हिंदू ही सब रहेंगे, क्योंकि इस समय 7 साल तक जो देख रहे हो सब यही लोग चलेंगे, सब वही अधिकारी सही सिस्टम, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो हाँ, बंगाल का उप दीवान कब का रहेगा? जब इस समय का सिस्टम के, इस समय का सिस्टम है नहीं क्वेश्चन लाना। हाँ, इसके बाद के सिस्टम में रहेगा। जब वहां चलोगे ना तो वहां उप दीवान का क्वेश्चन कहां से रहेगा? जब इनकी व्यवस्थाएं शुरू हो जाए। अभी तो इनकी व्यवस्थाएं में सब हिंदू पार्टी है, इसलिए तो लिखा है 7 वर्षों तक। देखिए क्या लाइन लिख रहा है, 7 वर्षों तक भू राजस्व संग्रह के लिए पुराने व्यवस्था ही लागू रहे। 7 साल तक नया कुछ नहीं है, जो जैसे चल रहा था सब वैसे ही है, पुराने व्यवस्था ही लागू रहे। नीचे अब अस्तार लाके रास्ते के लिखिए। अब यहां से इंपॉर्टेंट होगा 7 साल बाद 1772 ईस्वी में, ये पहला चेंजिंग है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय ठेका के रूप में इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ किया।
इजारेदारी की प्रथा प्रारंभ किया। नीचे स्टार लगा के लिख दो। 1777 में इसे 5 वर्ष से हटाकर बोलो कितना, 1 वर्ष के लिए ठेका किया गया। 1 वर्ष के लिए ठेका किया गया। चलिए 77 से एक कंटिन्यू चल रहा है। अब नीचे हेडिंग दे दो, अस्थायी बंदोबस्त ऑब्लिक जमींदारी प्रथा। अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा कहते हैं। नीचे हेडिंग दे दीजिए, अस्थायी बंदोबस्त ऑब्लिक देके जमींदारी प्रथा। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा मैंने अस्थायी हो गया, अब हमको ठेका का नहीं देना है। अस्थायी माने परमानेंट, और ये आधार वर्ष के अनुसार से परमानेंट है। नीचे अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा, नीचे स्टार लगा के लिखो। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, इस प्रथा में आधार वर्ष, इस प्रथा में आधार वर्ष 1789-90 को माना गया। आधार वर्ष 1789-90 को माना गया। मतलब समझे, 89-90 में जितना में ठेका हुआ था वो ठेका मान्य है, उतना कोई जमींदार देगा तो सही है, नहीं देगा तो एक खास डेट पे कौन सा कानून है, सूर्यास्त कानून, खत्म। अगर उससे ज्यादा देगा तो अच्छी बात है, दे सकते हो, 1/11, 10/11 कर सकते हो। नहीं, हाँ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, तुम कहो इतना ही। हाँ, ये 1956 तक यही बेस ईयर, बस बेस ईयर, ये तो असर की बात हमने इसीलिए तो 19% से ज्यादा इसको नहीं ले, जब तक जमींदारी प्रथा नहीं खत्म हुआ बेस ईयर यही रह गया। क्योंकि सब लोग अब यही कह रहा है कि खेत वाला लंबा होने का चीज है, उतना ना खेत है, और कोई फसल बढ़ने का चीज है उतना ही ना है, तो ज्यादा कैसे देंगे आप, ऑलरेडी ज्यादा में है। तो इसीलिए तो ये हटाया गया कि और नया जगह पर रिसर्च करना है, जो हो गया उसको चलने दो, इसीलिए बाकी जगह पैटर्न बदल गया। तो अब नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे लिखिए डैश लिखिए, यह प्रथा ब्रिटिश क्षेत्र के, यह प्रथा ब्रिटिश क्षेत्र के सबसे कम भूभाग पर लागू किया गया। ब्रिटिश क्षेत्र के सबसे कम भूभाग पर लागू किया गया। ब्रिटिश क्षेत्र के सबसे कम भूभाग पर लागू किया गया। ब्रैकेट में 19% कॉमा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र। बिहार, बंगाल, झारखंड में मॉडर्न नाम जो देख रहे हो, वैसे तो उस समय केवल बंगाली नाम, उस समय तो बिहार भी नहीं है ना, तो इसलिए आपका जो मॉडर्न नाम है उसको हम लोग लिखे। चलिए नीचे डैश देख लिखिए, जमींदारों के लिए, जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया। संक्षिप्त ला जमींदार के लिए था, जमींदारों के लिए सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून लाया गया मतलब समझ गए, सूर्य डूबने से पहले जमींदारी का रकम देना है तो खत्म। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, भूमि के मालिक, भूमि के मालिक बोलो कौन थे, जमींदार थे, इसमें किसान कुछ नहीं है। भूमि के मालिक जमींदार थे। बोलो किसान अगर चाहेगा कि भूमि को हम इजारा रखें, रख सकता है, उसका भूमि नहीं है तो कहां से रखेगा। वो चाहेगा कि इस भूमि को हम ध्यान दो गिरवी रखें, रख सकता है, नहीं चाहेगा बेचे, भूमि ही नहीं तुम्हारा, ना बेच सकते हो, ना गिरवी रख सकते, ना इजारा रख सकते। बोलो क्या, बोलिए क्लियर है जी सबका। इस समय जमींदारी प्रथा में उनकी जमीन ही नहीं है तो गिरवी कहां से रखेगा, बेचेगा कहां से, और उसको इजारा कहां से रखेगा, कुछ नहीं कर सकता। नीचे डैश लिखिए, इस प्रथा में, इस प्रथा में सार्वजनिक भूमि, इस प्रथा में सार्वजनिक भूमि, चारागाह, सार्वजनिक भूमि, चारागाह, तालाब, तालाब इत्यादि के स्वामी, इत्यादि के स्वामी बोलो कौन थे, जमींदार को बनाया गया। जमींदार को बनाया गया, जमींदार को बनाया गया। नीचे डैश लिख दीजिए, जबरदस्ती समझो, खाली सरकार लिख देगी कि पूरा घर में तुम्हारा काम करके पकड़ देगा, तुम तुरंत लेके बैठने जाके पैसा निकाल मेरा हो गया है, वो कह रहा कहां कागज निकाल के पटकेगा तुम, उसी तरह जमींदार पटकता था कि सब मेरा हो गया, अंग्रेज दे दिया हमको। नीचे डैश लिख दीजिए, आम घर में वही 1956 में जमींदारी जब गया तो जमींदारी जिस समय गया तो जमींदारों को कहा गया कि जितना तुम्हारा जमीन है उसका रसीद कटाओ, रसीद कटा लोगे तो जमीन तुम्हारा है, नहीं कटाओगे तो नहीं हो। तो जमींदार के पास इतना जमीन था कि किस जमीन का टैक्स कटाता तो बढ़िया के कटवा लिया, अब उसको कहा जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो कुछ जमींदार को कटवा लिए तो वो रह गए। कई जमींदार क्या किए कि जमींदार को मिला लेकिन वो क्या किया, सेवा सत्कार किया तो ऐसी हुक्म से दे दिया कि हम हुक्म देते हैं कि जमीन इसका हो जाए। हाँ, तो वही मालिक घर में और आम घर में अंतर, रसीद अगर कट गया तो मालिक है, और आम घर में जमींदार का था लेकिन रसीद नहीं कटा, तो आम घर में तो सरकार कहा कि नहीं टैक्स कटाया तो उसकी गलती है कि जमीन अब सरकारी हो। सुनो जरा, 56 में जिस समय जमींदारी गया, जमींदारों के पास 1000 बीघा जमीन, तो उसको कहा गया कि रसीद कटाओगे, जमींदार क्या रसीद कटाएगा, उसको तो पहले रसीद कटना क्या, तो उसमें मालिक था तो उसके पास कटाना ही नहीं। कटाने के पहले भी क्या किया, कई सार्वजनिक भूमि दान दे दी, मालिक से बात लो हुक्म देते जाओ तू कटा तुम्हारा, तो इस सब कई हुक्मनामा उसको कहते हैं, हुक्मनामा। तो हुक्मनामा भी जो जमीन है तो वो तभी वैलिड है जब जमींदार 56 के बाद रसीद का पैसा दिया है, नहीं दिया है तो हुक्मनामा भी इनवैलिड है। सरकार जब कर लेगी, सरकार कहेगी कि तुमको जो हुक्म दिया वो खुद वैलिड नहीं है तो खत्म हो गया। तो ये आम घर में मालिक घर में बात समझ में आया तुमको। हाँ, बकास्त का मतलब है जिस जमीन को किसान जोत रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है तो उस भूमि को बकास्त भूमि का। आज भी कई ऐसे लोग हैं ना गांव में मिलेगा ये हमारी जमीन है, कागज ना है, दावा के था वैसे चला ला रहा, तो समझना कि उस व्यक्ति का वो बकास्त भूमि, और इसके लिए लोग आंदोलन करेंगे कि बकास्त आंदोलन उसको कहेंगे कि जब उनका रिकॉर्ड में है इसका नहीं है तो आपकी गलती है। अरे भाई गांव में आके पूछिएगा दावा क्या है कि नहीं, तो है, चार भाई है तो है कि नहीं है, रसीद रिकॉर्ड ना है, सर जाते हैं तो कहता है कि लाओ लाओ है या नहीं। तो जो जमीन का मालिक किसान है रियल है लेकिन उस जमीन का रसीद नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वैसी भूमि को बकास्त भूमि का। बोलो बकास्त का मतलब समझ में आया तुमको ना। इसमें दो तीन बात और बच्चों को नहीं समझ में आता, गिरवी, इजारा, हाँ बकास्त को, बकास्त भूमि को सुन लीजिए, बकास्त तो आम घर तुम्हारा बकास्त भूमि है क्या, कुछ नहीं ना, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा।
सुनो, बकास्त भूमि में सुन लीजिए, सरकार इस जमीन को बकास्त को कब्जा नहीं कर सकती। सरकार के अनुसार वो भूमि किसी का है, तुम जोत रहे हो, तुम्हारा नहीं है, लेकिन किसी का है, उसका जमींदार ने टैक्स दिया था, इसलिए वो सरकारी नहीं है। सरकार कहती है जो जमींदार टैक्स नहीं दिया वो आम गैर मजरूआ है, उस सरकार का। जो माली गैर मजरूआ है, टैक्स कट गया, वो जमीन भी किसी का है, और बकास्त भी है तो किसी न किसी का है। अब तुम जोत रहे हो तो तुम्हारा कैसे, सिद्ध करो तो रसीद काटे, उसके लिए बंसावली लाओ, मुखिया से लिखवाओ, और उसके बाद कहेगा कि जी हम 4 भाई थे, बाबा हमारे 4 भाई थे, तो कहेगा ठीक है 4 हुए, ये जमीन बाबा का था तो ठीक है, ये 4 भाई से तुम तक कैसे आया, वो सब लिख के दो। नहीं कुछ लिख के देता है तो सबसे दस्तखत करा, 4 बाबा के बेटा, उनका पोता सब लिख के देगा कि हाँ इनका है, तो बकास्त से रसीद में बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। तो उसको बकास्त भूमि को सरकार जब्त नहीं कर सकती, ये चीज। तो अब हाँ, तुम लोग सब भूमि आज क्लियर कर लेगा कार्य, अच्छी बात है, चलो बोलिए। हाँ हाँ, सुन लीजिए, हम समझ गए, सुन लो बता रहे, सुन ले पहले, अब सुनिए, बात समझिए, अच्छी बात है। बिहार बंगाल की समस्या समझो, बिहार बंगाल की समस्या है। अब बिहार बंगाल की समस्या क्या है, मान लो हम जमींदार हुए 100 बीघा का, हम धीरे धीरे जमींदार हो गए, मालिक हो गए, तो हम एक संत बन गए और हम हो गए मठ के स्वामी, ठीक है। अब मठ के स्वामी हो गए तो हम क्या किए, आजादीपुर में, अब मान लो हम जमीन का 10 बीघा तुमको दे दिए, ले लिया, 5 बीघा तुमको दे दिए, लिख दिए, रजिस्ट्री सब होगी। लेकिन 56 के बाद अब सरकार कही कि जो भी जमींदार है, सही बात है कि सब सरकारी भूमि आपका है, अंग्रेजों ने आपको हक दिया, तो आपकी ड्यूटी है कि सभी जमीन का रसीद कटाए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से 20 एकड़ से ज्यादा जमीन होगा तो सरकार उसको सीलिंग एक्ट में सील करेगी, आपको ज्यादा नहीं रखना। तो जमींदार डर गए कि 20 एकड़ से ज्यादा रखना ही नहीं, तो हम अच्छा वाला 20 रखे कि खराब वाला, तो अच्छा वाला, तो वो क्या किया, अच्छा वाला 20 का रसीद कटा लिया, खराब वाला मेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, और खराब वाला नौकर चाकर, और खराब वाला छोड़ दी। अब छोड़ दिए तो उसी में कुछ बेच दिए थे, तो अब सरकार अपना रिकॉर्ड निकाली, तो रिकॉर्ड में मेरा भाई का कटा रसीद कर दिया कि हमरे है, तो हो जाएगा उसका, क्योंकि रसीद तो उसका होगा। इसको तो बीसीए करना मिलेगा क्योंकि सीलिंग एक्ट का उससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब जो जमीन पर रसीद ही नहीं कटाया तो सरकार कही कि सब सरकारी जमीन है, आम गैर मजरूआ है। अब उतने में तुम लेके गया कि 10 बीघा हम कोई लिखे थे, तो सरकार कही लिख तो दिए थे लेकिन 56 में रसीद नहीं कटाया, रसीद कटा लेते तो आपका हो जाता, इसलिए रसीद नहीं कटाया तो वो आम गैर मजरूआ है और आपका भी रसीद नहीं कटे। अब कथा कहानी समझ में आ गया ना? तो ये बिहार की भूमि का जो समस्या है ये तुमको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग चूंकि नजदीक से बिहार में फील किए तो चलो ढेर क्वेश्चन पूछ लिया, जल्दी जल्दी लिख, नहीं तो तुम्हें यही जनता दरबार लगवा देगा भूमि वाला। लिखो नीचे डैश के, अब जल्दी लिख, सरकारी भूमि लिख दिया, जमींदार का हो गया, तालाब चारागाह लिख दिया सब पहला। चलिए नीचे डैश के लिख दें जमींदारी प्रथा, अपने लिख लेते फिर खत्म नहीं होगा, फिर नहीं तो लिख दीजिए, लिख जमींदारी प्रथा में बढ़े हुए भू राजस्व का लाभ, जमींदारी प्रथा में बढ़े हुए भू राजस्व का लाभ, बढ़े हुए भू राजस्व का लाभ अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होता था, अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होता था, उन्हें अस्थायी आय की प्राप्ति होती थी, उन्हें अस्थायी आय की प्राप्ति होती थी, अस्थायी आय की प्राप्ति होती थी। चलो जमींदारी प्रथा तुमको बढ़िया समझ गया। नीचे लिखो हेडिंग रैयत वाली प्रथा, इसका कितना मांगे वो जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा देगा तो ना। नीचे लिख दीजिए रैयत वाली प्रथा, रैयत वाली प्रथा, नीचे डैश रैयत का अर्थ किसान होता है, रैयत का अर्थ किसान होता है, रैयत का अर्थ किसान होता है। नीचे डैश देखिए, इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में मध्यस्थ की भूमिका समाप्त किया गया, मध्यस्थ की भूमिका समाप्त किया गया, मध्यस्थ की भूमिका समाप्त किया गया। रैयत वाले में मध्यस्थ में पहले मुगल काल से कोई था ना, वो खत्म, मध्यस्थ की भूमिका समाप्त किया गया और किसानों को सीधे भू राजस्व अंग्रेजों को जमा करने का अधिकार दिया गया, और किसानों को सीधे भू राजस्व अंग्रेजों को देने का अधिकार प्रदान किया गया, और किसानों को सीधे भू राजस्व अंग्रेजों को देने का अधिकार प्रदान किया गया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, रैयत वाली प्रथा के जनक, रैयत वाली प्रथा के जनक रीड और मुनरो थे, रैयत वाली प्रथा के जनक रीड और मुनरो थे, रीड और मुनरो थे, रीड और मुनरो थे। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दो, बंबई में इस व्यवस्था को, बंबई में इस व्यवस्था को, बंबई में इस व्यवस्था को एलिफिस्टन ने लागू किया, बंबई में इस व्यवस्था को एलिफिस्टन ने लागू किया, एलिफिस्टन ने लागू किया। नीचे स्टार लगा के लिखते हैं, भारत के सबसे अधिक भूभाग पर, भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह प्रथा लागू हुआ, भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह 51%, कॉमा देके लिख दो, मद्रास मुंबई असम, मद्रास मुंबई असम यानी दक्षिण का पूरा क्षेत्र और उधर असम का क्षेत्र में भी लागू होता है। नीचे डैश जल्दी बोलो, इसमें गैर मजरूआ जमीन का हेड मतलब कि तालाब का ये सब अंग्रेज होगा, तो क्या यहाँ हम लोग क्या जो समस्या है कि रसीद नहीं कट रहा है लिख दिए, क्या दक्षिण में ऐसी समस्या है? नहीं, वहां वो मालिक ही नहीं था, अंग्रेजी मालिक डायरेक्ट रहेगा। तो नीचे डैश लिख दीजिए, सार्वजनिक भूमि तालाब चारागाह के स्वामी, सार्वजनिक भूमि तालाब चारागाह के स्वामी, स्वामी अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। चलिए नीचे हेडिंग दो, महालवाड़ी व्यवस्था। हाँ, किसान को कहाँ फायदा होगा? बिहार के किसान ज्यादा अमीर है कि पंजाब के? तो तुम समझ रहे हो व्यवस्था क्या करना हो गया? अभी वो तुम्हारा डेली खून चूसते जाए, आयोग के डेली टॉनिक देते जाए, तो अंतिम में हम कहें कि ज्यादा पहलवान है, तो गलती खींचने का ना है। इसलिए बिहार के किसान को बीमारू किसान कर, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना खून चूस दिया कि बेचारा लकवा मार दी। समझ रहा ना? दक्षिण में हल्का खींचा और यहाँ और कम खींचा, तो पंजाब के किसान शुरू से तंदुरुस्त है। तो स्थिति जो है वो सब यही आर्थिक नीति जिम्मेवार है इसके लिए। नीचे लिख दीजिए महालवाड़ी व्यवस्था, डैश लिख दीजिए, यह व्यवस्था 30% ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया, यह व्यवस्था 30% ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया, 30% ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया। ब्रैकेट में कर लो, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नीचे डैश लिख दीजिए। इसके संस्थापक हॉल्ट मैकेंजी थे। इसके संस्थापक हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड थे। हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड थे। हॉल्ट मैकेंजी और बर्ड थे। नीचे डैश लिखिए। महाल का अर्थ, महाल का अर्थ किसान होता है। लिखो तो बेटा क्या हुआ? महाल का अर्थ ऊपर दिखेगा कि कुछ बोलेंगे। महाल का अर्थ गांव होता है। इसमें भू राजस्व संग्रह की इकाई, इसमें भू राजस्व संग्रह की इकाई, भू राजस्व संग्रह की इकाई बोलो किसको? गांव को बनाया गया। हाँ, इस दोनों ही प्रणाली में व्यक्ति पहला में नहीं कर सकता था। 3 काम होता है, एक बेचना, एक गिरवी रखना और एक इजारा रखना। हाँ सुन लेगा। जमींदारी प्रथा में, सुनेगा ध्यान से, जमींदारी प्रथा में किसान तीनों में कुछ भी नहीं कर सकते थे। बीमार पड़ गए, बेटे के विवाह के लिए पैसा चाहिए, जमीन नहीं उनका, कुछ नहीं कर सकते। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में, रैयतवाड़ी में किसान डायरेक्ट मालिक है और महलवाड़ी में तब तक मालिक है जब तक पूरे वो टैक्स सब दे रहे हैं। केवल गांव के एक मुखिया का डिपार्टमेंट में बैठा ना रहे देखभाल के लिए। और 3 काम में बेचने का मतलब तो सब लोग समझता है, बेच दिया। ये दोनों का अर्थ क्या है? क्लियर है सबका? गिरवी रखना और इजारा रखना में अंतर क्या है? गिरवी रखने का मतलब है कि वो जमीन को गिरवी रख दिया और बदले में जमीन का पेपर देके कुछ पैसा ले लिया और इस पैसे के लिए वो क्या देगा? सूद प्लस पैसा रिटर्न करेगा तो जमीन का पेपर मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिरवी। इजारा का मतलब क्या है कि किसान जमीन दे दिया, बदले में पैसा ले लिया। इस कंडीशन में सूद नहीं लगता है इजारा में। जो व्यक्ति पैसा देगा वो बदले में खेती तब तक करेगा जब तक पैसा रिफंड नहीं करे। बोलो इजारा और गिरवी में अंतर समझ में आया? लास्ट बात फिर से समझो। किसी किसान का 10 बीघा जमीन है, सुनो पहले, 10 बीघा जमीन है उसका। अब वो किसान को 10 बीघा गिरवी रख देगा सूद पर, बेचारा पैसा कहां से लाएगा? तो वो क्या करता है? उसके पास 2 ऑप्शन है। मान लो उसको 20,000 का ही काम, तो वो क्या किया? 1 बीघा इसमें इजारा रख दिया और किसी से कहा कि हमको 20,000 दे दो इजारा पर, और ये जमीन 20,000 में तुमको हम सूद नहीं देंगे, तुम तब तक जोतते रहना जब तक 20,000 लौटा ना देंगे। इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट में तुम इस पर खेती करो, और इसको हम लोग कहते हैं इजारा रखना। अगर गिरवी का हो गया तो गिरवी का मतलब हो गया कि ये जमीन अब हम 1 बीघा तुमको दिए, कागज जोतेंगे हम ही, तुमको केवल पेपर दिए, तुम 20,000 दे दो और तुम सूद ब्याज जोड़ते जाओ। जिस दिन लगे कि जमीन की कीमत से ज्यादा सूद हो गया तो मेरा जमीन कब्जा कर लेना, अगर हम दे दिए तो जमीन मेरा ही, खेत हम ही करेंगे। तो ये गिरवी, इजारा और बेचना में अंतर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 2 पैटर्न है जो बाद वाला है उसमें कर सकते थे किसान, पहला में नहीं कर सकते। चलिए, हाँ, बटैया का मतलब खुद खेती नहीं करें, दूसरा को दे दे, है ना? उसके बदले में वो 2 तरह का पैसा दे दे या फिर उसको अनाज दे दे। नीचे हेडिंग दे दीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए, धन का बहिर्गमन। शांति रखो। किसान दोनों दे सकते थे, कैश के रूप में देना तो मैं कहेंगे तो नगद देगा, नहीं तो अनाज भी दे सकते हैं। मैं और आपका अनाज में दोनों में चल सकता है, ठीक है? चलिए, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन। चलो सुनो अब, बढ़िया से बात समझना। धन के बहिर्गमन में हम लोग देखें, चलिए सभी को ध्यान देना है, सुनो जरा। आर्थिक नीति एक रीढ़ है ना, इसलिए इस पर पूरे समझना है, इसलिए ध्यान दीजिए। पीडीएफ था लेकिन हम पीडीएफ लगा रहे थे तब तक खत्म हो जाता है। पीडीएफ नहीं लगाने के कारण उसमें भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जहां चाहिए 4 डिग्री मिलने लगता है 40 डिग्री का होगा। तो इसमें थोड़ा सा पीडीएफ नहीं लगाने से बिखराव ज्यादा होता है, नहीं तो आज तुरंत खत्म। हमको शक लग रहा है कि ऐसा ना कि बहिर्गमन का इस्तेमाल चुपचाप सुनने तो खत्म नहीं होगा, तो फिर अपना कभी गलती नहीं करेंगे, पीडीएफ पे चलना, क्योंकि उसमें रहने से जितना है उतना ही बात पे चलना होता है। और ऐसे जो एल्टीना में आता है उतना लाइन चल जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर वो ओवरडोज भी चल जाता है। अच्छी बात है लेकिन वक्त के अनुसार अच्छी बात नहीं। हम लोग को बचे हुए परिस्थितियों के अनुसार चलना है। हम लोग को चाहिए उपलब्ध। आज से सिर्फ 15 दिन पहले कोई स्थिति में नहीं था कि सिलेबस खत्म हो जाता। 15 दिन पहले की बात सोचो ना, इसमें कई लोग इसी में महानुभाव थे, कई लोग कहाँ थे जो थे कि कोई नहीं, दूर दूर तक संभावना दिखता है कि खत्म हो जाएगा। इस सिर्फ और सिर्फ खत्म हो पाया एक कारण से, आप जैसे बढ़िया विद्यार्थी हमको पढ़ाने के लिए मिला, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं है। कारण मिला कि इतना बढ़िया से ध्यान देने वाला, सवेरे से सांझ तक बैठ के पढ़ने के लिए तैयार रहने वाला ऐसा चेला मिल जाए तो कुछ खत्म हो जाएगा। इतना सिलेबस क्या है? तो इसलिए इसमें, और इसीलिए हम इसलिए ताकत भी रखे हुए 31 तक खत्म। कारण है हम देख लिए इसमें एकदम विषम से विषम स्थिति, 4 घंटा पाके 5 हम टेस्टिंग सब करके देख ली, लेकिन देखे कि सब परीक्षा में लोग पास। और इसीलिए हम कहे कि नहीं एकदम, तो हमको भी सब बैच छोड़ करके सबसे दुलरवा बैच इसी को करना है, ये एकदम इसी को मेन निकालना। और आज ऑनलाइन में भी आज एक लड़का लिखा कि अब जी लग रहा है बीपीएससी करीब है, 31 के बाद लगने लगा कि जी पीटी कंफर्म। बात समझ रहा ना? तो करीब क्या है? कंफर्म है एकदम। उधर 12 दिन, उधर 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया। ये तो अभी 18 दिन से ज्यादा बचल, महाभारत से बड़ा लड़ाई है। केवल एकदम तैयार हो जाकर हमको जी जान लगा देना है, अंतिम जोर लगा देना है, और ये मौका को जो यूज कर लिया वो समझो कुछ ना कुछ बन जाए। क्योंकि हम पहले ही आपको बताया पीटी निकाल लिया तो मेंस हम खींच देंगे, क्योंकि और भी खींचना थोड़ा बहुत नहीं है, एकदम रिकॉर्ड वाला लाएगा। अंडर 10 में विद्यार्थी रहेगा तुम लोग के बीच से। कारण जीएस पेपर 1 2 जितना जबरदस्त होना है वो कहीं नहीं होना। निबंध में भी चूंकि एकदम जो भून से भून है, उसके लिए पहला प्रयास हम करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे जहां से लोग अच्छा खींच सकते। तो इसलिए डबल अभ्यास से वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शनल तो केवल एक फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं समझ में आएगा हिस्ट्री ले लेना, 40% नंबर लाना है, यही को झाड़ के पढ़ लेना, 40% इसी से आ जाएगा बस। ना तो ऑप्शनल के लिए कोई कुछ नहीं करना है, वो तो समझो इसी रख। तो इसलिए मेन एनर्जी इधर ही लगाएगा। और करंट अफेयर का कौन लगा दिया था पिछला दिन प्रतियोगिता अपन? हाँ दिए थे, बाकी बचा उसको भी जमा कर देगा, मिल जाएगा ना। कल परसों दे दो। एक के पहले हम चाह रहे हैं एक दिन 26 का बंद रहेगा, तो 26 को हम दिन में थोड़ा बैठे, 26 को जो है वो बंद रहेगा क्लास आपका 26 जनवरी के चलते, तो उसमें ध्यान दीजिए बैठे 10 घंटा हमको खुद बैठना हो। 10 घंटा बैठ जाएंगे तो आपके लिए जो कंटेंट है वो छाटेंगे, क्योंकि करंट अफेयर इतना व्यस्त है कि करंट अफेयर का टाइम का, इसलिए करंट अफेयर हम पढ़ाना ही नहीं चाहते, चाहते कोई टीचर है पढ़ा, लेकिन अंतिम लगता है कि नहीं अगर हमारे प्रयास से 4 ही क्वेश्चन सही हो जाए तो हम भी कुछ अंतिम प्रयास करते हैं। तो इसलिए एनर्जी लगा देंगे अंतिम थोड़ा सा, नहीं तो एकदम इच्छा नहीं। जो टीचर करंट डेली, किसी टीचर की जिम्मेदारी खाली करंट पाना, तो डेली करंट ही पढ़ना है। हमारा जिम्मेदारी इतना विषय का है कि करंट का सीओ देखने का टाइम नहीं। तो इसके बाद भी हम केवल आपके प्यार में, आपके लग रहा है कि एकदम सब लोग एकदम बढ़िया से कर रहा है, जोर लगाएंगे 10-12 घंटा हम भी बैठेंगे, और उसमें कैसे याद करो एक नजर हम उस पर भी दे देंगे। चलो अब एकदम मुंह बंद करके सुनो, ठीक से थोड़ा सा सुनिए। अब धन का बहिर्गमन, ध्यान दें,
अंग्रेज जब भारत आए, सुना है? अब एकदम मुंह बंद करके सुनिए जरा बढ़िया से, सुनिए। अब अंग्रेज जब भारत आए तो पलासी की लड़ाई से 1757 से लेके अंग्रेजों के द्वारा 1813 तक एक खास तरह का एक सिस्टम चला जिसको वाणिज्यवादी चरण के नाम से जानते हैं। 1813 में हुआ क्या, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में मशीन काम करने लगा और मशीनों से उत्पादन काफी बढ़ गया। अब जो भारत पर व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, अब कई कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव डालने लगे कि केवल एक कंपनी सामान बेचेगी तो हम लोग इतना जो बना रहे हैं कहां जाए, इसीलिए केवल कंपनी को हटाई और पहली बार 13 में एक चार्टर लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त है, केवल चाय चीनी तुम ही बेचो, बाकी सामान सबको बेचने दो। अब बताओ, सामान सबको बेचने दो तो भारत का बाजार सबके लिए खुल गया। 33 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय चीनी भी हटा दिया और पूरे लोग भारत आके सामान बेचना शुरू कर दिया। और जब सब लोग सामान बेचने लगे, यही उच्चारण है जो अभी तुम पढ़ रहा था कि इस समय जरूरत थी किसान मजबूत हो, सामान सबका खरीद सके। इस समय कंपटीशन टाइट हो गया, जब सबके सामान बिकने शुरू हो गए तो अंग्रेजों ने, कार्ल मार्क्स ने कहा, सूती वस्त्र के नहिरा में सूती वस्त्र लाके रख दिया। ये देखो बहुत बड़ी बात, भारत सूती वस्त्र का मेन सेंटर था, डच लोग सूती वस्त्र यहां से जाके बेचते थे और अंग्रेज लोग क्या किए, उनके मशीन से सूती वस्त्र बनने लगे। तो वो क्या करती है, भारत में यहां से जो पदार्थ इंग्लैंड से बन के आता था 0% लगभग सीमा शुल्क रखते थे, चुपचाप आने देते थे और भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था बॉर्डर पर हैवी टैक्स लगाते थे। भारत का सामान वहां ना बिके, धागा वहीं से धीरे धीरे आने लगा और टैक्स लगा दिए तो धागा इनका महंगा हो जाए। जो इनके काम का ऊपर टैक्स बना बनाया है बिना टैक्स, धागा आएगा तो इतना परसेंट टैक्स, कपड़ा आएगा तो बिना टैक्स। अब धागा से कपड़ा बनाया तो भारत में भारतीय वस्तु महंगा और उन्हीं की वस्तु सस्ता हो। इस समय इनकी नीति सिर्फ एक ही रही कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो भारत में सामान बेचो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सीधा सीधा अपने अधिकार में लो। इसलिए डलहौजी, वेलेस्ली सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को छीनो और उसी क्रम में 58 तक ये एक बार भयंकर लड़ाई होगी। 58 के बाद अब ये 57 ही मान के चलो, 58 से तो हम लोग एक नए जीवन शुरू कर देंगे और वो 58 से हमारा जीवन क्या है, अब एक कंफर्म हो गया कि भारत एक बढ़िया बाजार है, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट नियंत्रण। तो इंग्लैंड के जो पूंजीपति हैं डायरेक्ट भारत में पूंजी का निवेश करेंगे और निवेश वाले चरण को औपनिवेशिक चरण कहते हैं 1858 से 1947 और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को 3 चरण में बांटते हैं। तो बढ़िया से समझना, तो बच्चे यही चरण ही नहीं समझते, उनको तो केवल शब्द देगा औद्योगिक पूंजीवादी चरण में निम्नलिखित में सही है, छोड़ के आ जाएगा कि मॉडर्न सर बहुत घुमा दिया था। आपको बातें समझनी है। जिस समय हम वाणिज्यवादी चरण कहेंगे, कहना कि वो वाणिज्यवाद माने व्यापार, इस समय कंपनी का सिर्फ ध्यान है व्यापार पर, फ्रांसीसी को भगा दें, डच को भगा दें, एकाधिकार कर ले, सिर्फ मेरा व्यापार चले। ये चरण कब से कब तक चला? 1813 के चरण में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त और भारत का दरवाजा पूरे इंग्लैंड के लिए खुल गया। अब बोलो, पूरे इंग्लैंड के लिए खुल गया, भारत का बाजार जब सबके लिए हो गया तो भारत में सामान घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्रिटिश वस्तु ही यहां सस्ती हो जाएगी, भारतीय वस्तु ही महंगी हो जाएगी। इस समय सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथिया, वही हथियाने में 57 का विद्रोह। और विद्रोह के बाद 58 में हुआ कि राजा को तंग नहीं करेंगे, जो राजा बेटा रहे नहीं रहे, गोद ले लो मत ले लो, जे करना करो, हम तुमको हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। एक सामान्य स्थिति आई तो इंग्लैंड के पूंजीपति भारत में निवेश प्रारंभ की। यहाँ अलग से अलग, इस समय तुम देखो एक खास चरण है, इसी चरण में भारत में सभी जितने काम है, रेलवे लाइन बिछाना, कारण इंग्लैंड से सामान आ रहा है, हुजूर जाएगा कैसे, अरे पटरी बिछाओ, दूर तक भेजना जी, बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह बनाओ बढ़िया से, रोड जी खराब है, बढ़िया से बना दो। इस समय जी वो सामान अटक गया है, टेलीफोन यहाँ लगाओ जी, डाकघर नहीं है, चिट्ठी कैसे आएगा? जितना देखते हो डाकघर, टेलीफोन की स्थापना, रेलवे लाइन की स्थापना, कुछ भी अब परीक्षा में चॉइस देखना मत, डेट याद रहे, केवल कहेगा कि टेलीग्राम की स्थापना, टेलीफोन की स्थापना, रेलवे लाइन की स्थापना, सब कहना कि समझ गए, सब बेचे का फेज है और बेचे वाला फेज 13 से 58 है, एक बीच में सब। इसीलिए तुम पढ़ा भारत में पहला रेल 16 अप्रैल 1856 को शुरू हुआ, अच्छा 53 का था, मुंबई से थाने, लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो तुमने पढ़ा ये सब का सब 13 से लेकर कहां तक है, 58 तक है। तो जितना फेज है सुनोगे अब इसी को डिटेल करें। तो पहला तो ये बेसिक बात समझ में आ गई तुमको, सुनो अब यहाँ डिटेल बात समझनी है। इसीलिए तुम देखो इस समय लोग ज्यादा एक्टिव है कि भारतीय कैसे फॉर्म में आएगा, इसीलिए सती प्रथा पर रोक। ये नहीं है कि महिलाओं पर तैयार हाथ, ये बात ओरिजिनल है कि महिलाएं बचे रहेंगे, धन उधर का सामान यूज करेंगे, सबको जला ही देंगे तो साबुन कौन खरीदेगा? ये बहुत दूध का इधर है। विधवा का पुनर्विवाह, विधवाओं का भी विवाह होगा, खुशहाल होंगे, सिस्टम आगे होगा, देन मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। ये सब जो 56 और 29 देख रहा है ना, सब गेम यहाँ का। अभी गेम समझ में आ रहा है तुमको? इस समय के बाद ध्यान दो, यहाँ से एकदम कम ध्यान होगा, यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान, और इसीलिए इसका नाम है औद्योगिक पूंजीवादी चरण। अब इस पर बढ़िया से सुनो, इसी पर हम लोग को जो सुनना है, एक कंसेप्ट अब लेना है। पहला फेज जो देख रहे हो 57 से 13, इसी को इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से इसकी संज्ञा दी। इसी के बारे में 1868 में दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि सावधान हो जाओ, क्रूर से क्रूर, निकृष्ट से निकृष्ट अगर अंग्रेजों का कोई एक व्यवहार है तो वो है धन का बहिर्गमन। अंग्रेज एक स्पंज की तरह काम कर रहा है और भारत में धन को अवशोषित कर लंदन में उसको निचोड़ रहा है। तो इसी कारण लंदन में औद्योगिक क्रांति हो रही है। वो कह रहा है कि ऐसी औद्योगिक क्रांति हो रहा है, मशीन के लिए पूंजी चाहिए, पैसा कहां से आएगा? सब यहां से लेके जा, मेरा धन लेके जा रहा है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने बहुत बढ़िया से उसको पब्लिश किया और इस पुस्तक में उन्होंने सब चीजों का उल्लेख किया कि कैसे धन जा रहा है। इस शब्दों पर गौर करो। धन के बहिर्गमन का मतलब क्या है? हाँ, धन बाहर जाना नहीं है, धन बाहर जाना धन का बहिर्गमन नहीं है। धन के बहिर्गमन का तात्पर्य है बिना काम के बदले धन का ले जाना, धन का बहिर्गमन। तुम काम करो, धन ले जाओ तो चलेगा। अब तुम हम पढ़ा रहे हैं और तुम हमको धन दे रहा है और फिर कोई लड़का थ्योरी दे रहा है, धन का बहिर्गमन। हम लोग का पैसा लेके वहां जा रहे हैं, ये बहिर्गमन नहीं है। काम के बदले पैसा ले जाना बहिर्गमन नहीं है। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि देखो अंग्रेज कितना बदमाशी कर रहा है, हमारा ही सामान ढो रहा है, हमारा ही चीज इंग्लैंड लेके जा रहा है और उसके लिए जितना स्टाफ रखा है उसका पेमेंट हमारे खजाना से दे रहा है। अरे तुम सामान को ढो रहे हो तो फायदा नहीं हो रहा है, वो फायदा से पैसा दो। ये तुम बिना काम के मेरे खजाना से पैसा काहे ले रहा है, तो धन का बहिर्गमन है। जैसे तुम्हारे यहाँ हमको तुम मालिक बना दो कि सर जितना पैसा है चाबी आपके पास, अब हम कुछ काम करें इसमें से पैसा लें, बहिर्गमन नहीं। लेकिन अब हम अपने यहाँ नौकर रखें और कहें कि हम तुमको देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा काम वो देखता है, इसलिए तुम्हारा पैसा से उसको पैसा दे रहा है। तो ये बिना काम का पैसा निकाल दिए, तो ये बहिर्गमन। बहिर्गमन देखो एक बहुत बड़ा शब्द है, कई लड़का सिंपल समझता है धन के निकल जाना, बहिर्गमन निकल जाना नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना है उनको जो पेमेंट मिल रहा है, जो भत्ता मिल रहा है, इतने नहीं कर रहा है। भारत में बिजनेस करने के लिए इंग्लैंड से लोन ला रहा है और उसका सूद भारत के खजाना से दे रहा है कि इतना करोड़ लाए, इतना करोड़ इंटरेस्ट है तो दीजिए। ये कह रहा है दादा भाई क्या चीज का इंटरेस्ट, अब हम सूद पर पैसा उठाएं, अब तो पैसा निकाल के दे दें, ये 2000 सूद हो रहा है। तो कहेगा ना कि बहिर्गमन है, ये बहिर्गमन। बहिर्गमन का सेंस काम करके पैसा लेना नहीं है, बिना काम का जो पैसा जा रहा है बहिर्गमन, और इसी को कहते हैं सबसे निकृष्ट काम। दूसरा, रमेश चंद्र दत्त एक व्यक्ति है और इनका कहना क्या है ये सुनो। इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1901 में ये भी पुस्तक लिखी। इन्होंने भी इस वाणिज्यवादी चरण को कहा कि अंग्रेज इस समय सब टैक्स लगा रहे हैं, तुम जितना डेट पढ़ा सब इसी समय का है।
इस समय तुम देख रहे हो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू हो चुका है, अभी ना डेट पड़े सब टैक्स लगा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि अंग्रेज टैक्स लगा रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बताइए क्या अंग्रेजों से पहले मुगल बादशाह टैक्स नहीं लगाया, भारतीय राजा टैक्स नहीं लगाए? रमेश चंद्र क्या कहे अपनी किताब में, भारतीय राजा जो टैक्स लगाते थे वो उस सूर्य के समान टैक्स लगाते थे जो पृथ्वी का पानी को अवशोषित करके बादल बना के फिर उसी पृथ्वी पर गिराते थे। भारतीय राजा का टैक्स का मतलब है कि पृथ्वी के पानी सोख लिया तो बादल बना और फिर वो बादल बरसा दिया तो वहीं गिर गया। अंग्रेज जो टैक्स लगा रहे हैं ये वैसा सूर्य है कि बादल बनाते तो हैं लेकिन बादल को ही इंग्लैंड लाके वहां बरसाते। देखो इनका थ्योरी स्पंज वाला, इनका थ्योरी बादल वाला। ये बादल थ्योरी समझ में आया तुमको? ये कह रहे हैं रमेश चंद्र इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कि अंग्रेज का जो सिस्टम है ये अवशोषित करके बादल जो बनाते हैं, ये बादल वर्षा कहां करा रही? इंग्लैंड में। ये बादल यहां वर्षा कराती, अब मोदी जी टैक्स ले रहे हैं। तो टैक्स दे रहे हैं किस लिए? इंडिया के जो आदमी का टैक्स है, इंडिया के लोगों को लाभ मिले। अब यहीं के गरीब को किसी को इंदिरा आवास मिलेगा, कम खर्च में अनाज मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो ये उस बादल की तरह कहीं वर्षा हो। लेकिन अंग्रेज वही नहीं कर रहे थे। तो रमेश चंद्र का भी ये जो स्टेटमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। पहली बार टेलीफोन, पहली बार डाक सेवा, पहली बार क्या, ये सब औद्योगिक पूंजीवादी चरण है। और तुमको जब डेट लिखाएंगे तो एकदम आसान, 13 से 57 के बीच में सब याद करना भी आसान हो जाए। अब इस फैक्ट को हम लोग देख लिए, यह फैक्ट तो हम लोग का पूरे 57 तक पढ़ा के छोड़े हुए हैं, 58 से ही हम लोग को आगे बढ़ के औपनिवेशिक चरण पूरा का पूरा पढ़ना। तो अब इसमें हम लोग ध्यान दें, धन का बहिर्गमन भी आप समझ लिया है बेसिक। अब इसके बाद आता है लास्ट कृषि का वाणिज्यिकरण। थोड़ा सा उसमें भी हम लोग को सुनना है, लेकिन चूंकि पीडीएफ नहीं होने से हमको बताएंगे कि नहीं रहेगा तो भटक जाते हैं ना, फिर दुनिया दूसरा चलता है। ये दुनिया सबसे बढ़िया दुनिया, लेकिन इसमें है क्या ना, इसमें 1 से 1.5 साल बैच को टाइम चाहिए। ये नहीं है, सुन लो, 1 से 1.5 साल। अब है कि पीडीएफ पढ़ने पर मेरा भी थोड़ा दिमाग बिगाड़ी वाला में चला जाता है, तो कई बार खुद लगेगा कि लगता है सर बिल्कुल ही गए। कारण है कि उसमें स्ट्रेस नहीं रहता ना, नहीं कुछ लिखा रहेगा तो इस पर स्ट्रेस रहता है, और जब इस पर दबाव रहता है तो इसके रेंज अलग रहता है। इस पर दबाव नहीं रहता तो लोड ही नहीं लेता, सीधा सीधा है बस सीधा सीधा निकले, दोनों के रेंज में ही अंतर आते हैं। तो उसमें जो अब इस प्रक्रिया में है क्या, शुरुआत इसी से चल रहा था। लेकिन इसमें पहले बीपीएससी क्या होते थे, कम से कम 1.5 साल पर ही एग्जाम होते। इधर बीपीएससी का कैलेंडर 5-6 महीना का ऐसा कैलेंडर निकाल रहा है कि हमें चिंता इस बात की है कि बच्चे 68वीं 69वीं 70वीं करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो मजबूरी होगा बैच लेंगे एडमिशन तो खत्म करें। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर इस बार परीक्षा बहुत टाइमली का फिर शेड्यूल रहता है, अध्यक्ष यही रहते हैं, तो एक बैच हम ऐसा जरूर बनाएंगे जिसमें हमको 69वीं मतलब है, 69वीं मतलब उस बैच को अपने मिजाज से चलने वाला मतलब है। उसमें 1 साल 1.5 साल लगेगा, बच्चे मत परीक्षा निकाले, मत परीक्षा में बैठे, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो बच्चा फिर अगर बढ़िया से मन से पढ़ा दिए तो किसी एग्जाम को हर जगह क्रैक करे, क्योंकि जब तक मन से एक बार नहीं होगा ना तब तक नहीं। इसमें भी नहीं समझना कि बेमन से कर दी, उपलब्ध समय के अनुसार जो है। अब क्योंकि आपके पैसा ने आपने जो दिया, आपको अंतिम होते होते लगेगा कि नहीं सर ने वैसा कर दिया। हम ऐसा नहीं सोचे कि आपके पैसा के हम बदुआ ले, पैसा दे दिया, आप चुपचाप ऑफिस में बैठ जाते, किसी दूसरे को भेज देते, तीसरे को भेज देते। भूगोल पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे मेरे, हाँ भूगोल के टीचर तो अपने थे, और भी दूसरा दिया गया, और भी टीचर। फिर भी हम क्यों कहना फिजिकल में पाएंगे, भी पाएंगे? कारण एक ही था कि नहीं भाई, इन लोगों का भरोसा कि सर अभी पाइए, हमको बाहर तो पड़ेगा लेकिन कर देते। तो तुम्हारे लिए तो नहीं है कि जरूरत पड़ा तो हम भागे हुए हैं, जरूरत पड़ा तो दिन भर ना है। और फिर 27 के बाद देखना कि दिन भर किसको कहते हैं, जरूरत होगा तो रात भर, दिन और रात से मतलब नहीं है हमें, और इसीलिए हमको उससे कोई मतलब नहीं। ये भी एक बच्चा भी नहीं कहेगा, लास्ट दिन ही नहीं कहेगा कि अंतिम में खींच दिए, लपेट दिए। हम इतने धीरे चलेंगे, इतने आराम से चलेंगे। हाँ टाइम लेंगे तुम, क्योंकि हमारा स्लोगन है तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें रिजल्ट देंगे। खून नहीं मांगते, हाँ खून नहीं मांगते, समय तो मांगेंगे ना। अब टाइम ही नहीं दोगे तो कैसे हो? तो इसमें सुन लो, कल हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के साथ रहे खूब बढ़िया, 2 से लेकर एकदम 6:30 तक, और 6:30 से 7:30 मेंस में रहे। उसके पहले 12:30 से 2 बजे तक आपका केमिस्ट्री वाला फेस करवा दे। तो इसमें 2 से 6:30 4.5 घंटा 5 घंटा कल 26 तक रहेंगे, 27 से तो फिर बाकी कोई टीचर नहीं रहेगा, 12 से 7 12 से 7 ऐसा 5 दिन जहां किए एकदम शुद्धि आंदोलन शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? फिर गड़बड़ नहीं रहेगा। तो कल का स्टेप क्लियर है सबका? तो और मोटा जा रहा है, हम सोच रहे हैं कितना होगा तो सब दुबराएगा, जे मोटा रहा है उसको और एक अंतिम 31 तारीख का पूछेंगे। हम लंबा पा रहे थे, लोग जाके लगता है 4 के 6 रोटी खींचते रहा, दिन भर बैठे आओ खा लेते हैं।